Hello, everybody. Welcome to this question answer series for CA Final Direct Taxes and International Taxation. आज हम ना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारे चैप्टर दैट इज आवर बिलवेड नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मिस्टर अजय इज एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है। कह रहा है मेंबर ऑफ क्रू ऑफ मॉरिशियस बाउंड इंडियन शिप एंगेज्ड इन कैरिज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टमेंट फ्रॉम मुंबई पोर्ट। सर यानी इंडियन क्रू का मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर 16 जुलाई 2023 को निकला। इसकी डिटेल से पता चल रहा है ना कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है अपने को। कह रहे हैं पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पुराने 4 सालों में कितने दिन रुका है इंडिया में? 416 डेज के लिए, 415 डेज के लिए रुका है। और पिछले 7 प्रीवियस ईयर के लिए कितना? 745 डेज रुका हुआ है। सर हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या पढ़ा हुआ था? आपको 182 डेज से ज्यादा रुकना पड़ेगा या फिर सर 60 और सर 365, व्हिचएवर सर, इन दोनों में से ज्यादा दिन के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई सर इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो तो आपको सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के पीछे जाते थे। अगर फर्स्ट कंडीशन में अगर आपका स्टे इंडिया में आ रहा है तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। इसमें देखने क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और थी, एक चीज़ और हमने बताई हुई थी सर। इसमें क्या बताई थी कि अगर कोई भी क्रू मेंबर होता है ना, जिस दिन वो शिप में घुस रहा है और जिस दिन वो शिप से निकल रहा है ना, उन दोनों दिनों को हम इंडिया के बाहर का स्टे मानते हैं। उसको इंडिया का स्टे नहीं मानते, उसको इंडिया के बाहर का स्टे मानते हैं। तो क्या कह रहे हैं? डेट एंटर्ड इनटू कंटीन्यूअस डिस्चार्ज, जिस दिन उसने शिप जॉइन किया वो 16 जुलाई था। और शिप से निकला कब सर? 19 जनवरी को निकला है। यानी 16 जुलाई से लेके 19 जनवरी तक वो इंडिया के बाहर था। बाकी दिन निकालते ना एक बार। यानी सर अप्रैल के पूरे-पूरे 30 डेज़ इंडिया में था वो। क्या मैं कह सकता हूँ सर अप्रैल के अलावा मई के 31 डेज़ भी इंडिया में था पूरा-पूरा? जून के 30 डेज़ भी पूरा इंडिया में था और जुलाई के भी सर 15 डेज़ तो इंडिया में था ही था। फिर उसके अलावा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 5 महीने में एक भी दिन के लिए नहीं था। जनवरी में 19 को वापस आ गया इंडिया में, 19 को शिप से डिस्चार्ज हुआ, यानी सर 20 से अपने को लेना पड़ेगा। 20 से लेके 31 कितने डेज़ होते हैं? 12 डेज़ के लिए वो जनवरी में इंडिया इंडिया में था। उसके अलावा अगर फेब की बात करें तो 29 डेज का ईयर है और मार्च की बात करो 31 डेज का। एक बार टोटल करके देखो कितना आ रहा है। 178 डेज इंडिया में रुका है वो। ओ माय गॉड, सिर्फ 180 डेज से कम रुका हुआ है सर, 182 डेज से कम रुका हुआ है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। हाँ जी सर, सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट हो जाएगा सिंस रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, ये देखो सीधे सीधे, अमित मिस्टर अजय इज नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर कॉन्सिक्वेंट टू द नंबर ऑफ डेज इन स्टे इज लेसर देन 180 डेज। और पिछले साल की इंफॉर्मेशन ही इररिलेवेंट है। जब वो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही नॉन रेसिडेंट हो गया तो सेकंड एडिशनल कंडीशन तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। सर कहता है कितने दिन के लिए? 178 डेज के लिए इंडिया में रहा है। यार 3 दिन और रह लेता, 4 दिन और रह लेता तो पूरी वर्ल्ड की इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल करा लेते। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मिस्टर क्रिस गेल एक वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर है जो कि इंडिया में 102 दिन के लिए हर साल रहते हैं। 102 दिन हर साल के लिए रहते हैं। चलो ठीक है। This has been in practice for past 10 फाइनेंशियल ईयर्स। सर असेसमेंट ईयर 24-25 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। प्रीवियस ईयर में 180 दिन से ज्यादा रुके हैं क्या? 182 दिन से ज्यादा नहीं रुके। क्या वो ग्रेटर देन 60 डेज के लिए रुके हैं? हाँ सर रुके हुए हैं। एंड चेक करना पड़ता है कितना? 365 डेज और मोर इन प्रीवियस 4 ईयर्स। सर क्या 365 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर रुके हुए हैं क्या? एक मिनट के लिए सोचो। प्रीवियस ईयर से ज्यादा सर 102 अगर एक साल में रह रहा है तो 4 साल में कितना होता है? 408 दिन रुका ना इंडिया में। यानी सर सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो। 60 डेज से भी ज्यादा इंडिया में स्टे एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में भी सर हमारा 365 डेज से ज्यादा का स्टे है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सेकंड एडिशनल कंडीशन के कारण क्रिस गेल रेसिडेंट बन जा रहा है। यस सर, सेकंड कंडीशन के कारण रेसिडेंट बन जाएगा। सर अब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, इसके लिए कैसे निकालते हैं? दो चीजें देखनी पड़ती है अपने को। दो चीजें कौन सी? पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर 23-24 के पिछले 7 सालों में क्या वो 730 डेज से ज्यादा के लिए रुका हुआ है क्या? यानी अगर एक साल में 102 दिन रुका हुआ है तो पिछले 7 सालों में कितना रुका होगा? क्या मैं कह सकता हूँ 714 डेज के लिए रुका होगा? अरे यार यहाँ कंडीशन कम हो गई। यहाँ से कम 730 डेज तो रुकना चाहिए था। यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा रहा। यानी ये रेसिडेंट तो बन जाएगा बट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट?
हाँ जी सर, समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। वुड योर आंसर चेंज इफ फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन वेस्ट इंडीज एंड रिप्रेजेंट वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम? एक बात बताओ, क्या एक इंडियन सिटीजन अगर बाहर जाके रह रहा है और उसी टीम के देश के लिए खेल रहा है और सेम टू सेम इतने दिन के लिए इंडिया में आ रहा है, क्या मेरा आंसर बदल जाएगा? ना जी ना, ना, ना जी ना, ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा आंसर। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम लेके चल जाएँगे। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें ना अपने आप को एक छोटा-सा प्रोविज़न लगा के चलना पड़ता है। अगर वो इंडिया में आ रहा है ना किसी काम के लिए, विज़िट के लिए इंडिया में आ रहा है, तो फिर हम लोग वो वाला प्रोविज़न भी लगा देंगे कि हम सेकंड कंडीशन नहीं देखते। हम सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे और सेकंड कंडीशन एक केस में हम देखनी पड़ती है, जब उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा की होती है, तो हमको बस सेकंड कंडीशन देखनी पड़ती है और उसमें भी ना जो 60 डेज़ का स्टे है उसको 120 डेज़ मान लेते हैं। तो वैसे भी इसके लिए कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। मिस्टर श्रीनाथ इस केस में नॉन रेज़िडेंट ही बन जाएगा, दोनों ही कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। Would your answer differ if Mr. Srinath has visited India for 120 days instead of 102 days every year? एक बार वापस इस केस को समझो क्या हो रहा है। मिस्टर श्रीनाथ को बोल रहा है ना, श्रीनाथ इज एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है, विजिट पे आ रहा है इंडिया में। इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट पे आ रहा है। सर हमने क्या पढ़ा हुआ था, इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट पे आता है तो हम लोग को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी पड़ती है। अगर ना इफ टोटल इनकम लेसर टोटल इंडियन इनकम अगर लेसर देन 15 लाख होती है ना, सर अपने को सेकंड कंडीशन इररिलेवेंट बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बन जाता है वो। लेकिन अगर सर क्या होता है, अगर सर टोटल इंडियन इनकम में सर ग्रेटर देन 15 लाख चली जाती है, तो अपने को ना फर्स्ट कंडीशन देखेंगे ही देखेंगे या फिर सर सेकंड कंडीशन देखेंगे 63, 65 वाली। लेकिन इस 60 को बदल के ना 120 डेज़ चेक कर लेते हैं। सर इस केस में कहते हैं अगर ये 120 डेज़ रहने के कारण अगर ये 120 डेज़ रहने के कारण सर अगर वो रेसिडेंट बन जा रहा है ना, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेते थे। इतना कांसेप्ट हम लेके आए थे अपने साथ। सर अगर कह रहा है कि 120 डेज़ के लिए अगर वो इंडिया में रहा है ना, तो सीधे-सीधे सेकंड कंडीशन कारण वो रेसिडेंट बन जाएगा और सेकंड कंडीशन कारण अगर वो रेसिडेंट बना है, तो बाय डिफॉल्ट वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? एक बार आंसर को चेक करो। इन दिस केस मिस्टर श्रीनाथ्स टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एक्सीड्स 15 लाख रुपए, he would be treated as resident but not ordinary resident. Since his stay in India is greater than 120 days in previous year and 480 days in 4 previous year in immediately preceding 4 years. इस टोटल इनकम अगर 15 लाख से कम होगी ना, तो उस केस में उसको फ्लैट नॉन रेसिडेंट बना देंगे। ऐसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। एबीसी अ स्वीडिश कंपनी, ओह वाओ, स्वीडन में कंपनी, हेडक्वार्टर्ड इन स्टॉकहोम, ठीक है, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, पी नहीं है इंडिया में, हैज सेट अप अ लाइजन ऑफिस इन मुंबई इन अप्रैल 2023 in compliance with RBI guidelines to look after their day-to-day operations in India. Spread awareness about the company's product, explore further operations, liaison officer decision लेते हैं डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज का, परफॉर्म सपोर्ट फंक्शन एंड preparatory and auxiliary नेचर का. The significant management decisions are however in substance are taken by board of director in Sweden determine the residential status of ABC for assessment year 24-25. सर एक कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के क्या तरीके रहते हैं? कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं तो पोयम इंडिया पकड़ लो। पोयम निकालने के क्या तरीके होते हैं सर? एबीओई टेस्ट होता है, अदर कंपनी का टेस्ट होता है। अदर कंपनी के टेस्ट में कैसे निकालते थे सर? देखते थे कंपनी का डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो रही है। अगर डिसीजन मेकिंग जहां से हो रही है ना सर, उस जगह को पकड़ोगे सर, उस जगह को आप पकड़ोगे, उस जगह को आप उसका पोयम मान लोगे, उस जगह को आप रेसिडेंट मान लोगे। सर यहाँ क्या बोला सर? मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन इन सब्सटेंस आर टेकन इन स्वीडन। सर इस केसेस में कंपनी पूरी तरह से नॉन रेसिडेंट बन जाएगी, उसका पोयम इंडिया के बाहर चला जाएगा। एक बार देखो, कंपनी नॉन रेसिडेंट कब बनेगी? रेसिडेंट कब बनेगी? जब वो इंडिया की कंपनी इंडिया में है या फिर उसका पोयम इंडिया में हो। एबीसी एक फॉरेन कंपनी है सर, इसका पोयम चेक करना पड़ेगा। फिर पोयम की डेफिनेशन दे दी कि जहां पे की सब्सटेंस डिसीजन लिए जा रहे हो, लेकिन कहा यहाँ पे ना इंडिया में सिर्फ लाइजन ऑफिसर रूटीन वर्क के लिए काम कर रहे हैं, डे टू डे वर्क के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ना हम उसको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं मानेंगे। इसलिए सर फॉरेन कंपनी को ना नॉन रेसिडेंट बना दिया, इसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को आउटसाइड इंडिया कह के इसको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दम ही नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। जे अ सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी टोक्यो, इंडिया का सिटीजन है, जापान में भेज दिया गया टोक्यो में काम करने के लिए। उसकी सैलरी और अलाउंसेस एट टोक्यो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन टोक्यो, बिसाइड्स ही वाज अलाउड परक्विजिट्स बाय द गवर्नमेंट।
He is non-resident for the assessment here. Examine the taxability of salary allowances perquisites in the hands of the Mr. J for assessment year 24-25। मैंने आपको केस में पढ़ाया हुआ था, सेक्शन 9 के क्लॉज 1 के पार्ट 3 में बताया हुआ था कि अगर कोई भी इंडियन कॉन्सुलेट होता है, इंडियन डिप्लोमेट होता है, जो कि इंडियन सर्विसेज के लिए इंडिया के बाहर रह रहा है, कायदे से हो तो जाता है वो नॉन रेसिडेंट, लेकिन जो भी गवर्नमेंट से उसको सर्विसेज का पेमेंट मिल रहा है ना, जो भी गवर्नमेंट से पेमेंट मिल रहा है ना, उसको डीम्ड इंडियन का माना जाता है। लेकिन ध्यान देना अपने को ना, जो भी परक्विजिट्स मिलता है या फिर अलाउंसेस मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्जेम्प्ट होके चल जाता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? तो आपने को यही आंसर कोड करके जाना है। वैसे भी आपसे पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप यही आंसर लिखोगे, यही आंसर देखोगे, आपको सेम टू सेम यही चीज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। कहता है मिस विविथा विविथा जी ने सम पेमेंट किया कितना, 5,000 रुपए यूएसडी टू कुलशेखरा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो। सुनो, मान के चलो मिस विविता इंडिया, क्योंकि इंडिया ने, क्योंकि नाम सुन के तो लग ही रहा है कि विविता इंडियन नेम है। इन्होंने पेमेंट किसको किया? श्रीलंका किसको? मिस्टर के को पेमेंट किया फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। यानी मैं कह सकता हूँ एफटीएस का पेमेंट किया होगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का। यस, ठीक है। Payment was made in Colombo. Mr. Kulasekhara is a non-resident. The consultancy is related to project in India with इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए ले रखा है यार, विथ पॉसिबल सिलोनीज कोलैबोरेशन। इस पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुलशेखरा। हमने एक चीज पढ़ी, कभी भी रॉयल्टी एफटीएस में अगर कभी भी रेसिडेंट पेमेंट कर रहा है, तो रेसिडेंट द्वारा किया हुआ पेमेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन दो केसेस में टैक्सेबल नहीं होता। अगर कभी भी ना रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट कर रहे हो फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया, या फिर आप रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट कर रहे हो फॉर अर्निंग एनी अदर सोर्सेज इनकम आउटसाइड इंडिया, उस केस में क्या होता है सर? नॉन टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बिजनेस तो इंडिया में ही करना है ना, इस केस में सीधे टैक्सेबल हो जाएगा। सर आपके सामने क्लॉज कौन सा कोट करना पड़ेगा? क्लॉज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 कोट करना पड़ जाएगा। ये क्लॉज जैसा आप कोट करोगे, आपका एक नंबर बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा, एक नंबर बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। 39 से सीधे 40 करवा देगा आपको, सीधे सीधे लिख दोगे। Mr. Kulasekara is a non-resident, is chargeable to tax in the hands of the India, is deemed to accrue arise in India। ओके जी, ओके। यस, दिस वाज सिंपल क्वेश्चन, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में भी। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ओ भाई साहब, इतना बड़ा इनकम, मैं इसको देखता चल रहा हूँ, ऑडिट करवाता चलूंगा इस क्वेश्चन का। सुनना, कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर इज एन इंडिविजुअल। 55 लाख की इनकम है, उसका एक बार रेसिडेंट की तरह कैलकुलेट करना है, एक बार ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट एक बार नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक बार एनआर की तरफ। तो रेसिडेंट, आर, एनओआर और एनआर, तीन तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है। एज कितनी है? 55। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। कभी भी रेसिडेंट होगा ना, तो उसकी इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगी। एक फॉरेन होगा ना, उसकी सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। और अगर कोई एक नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है ना, उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, इंडियन इनकम सिर्फ टैक्सेबल होती है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया में सेटअप किया गया ना, भले आप कहीं से भी ऑपरेट कर रहे हो ना, उसके लिए हम टैक्सेबल करा देंगे आर एन ओ आर को। ठीक है, इस बेसिक के साथ पढ़ते हैं। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन यूके। यूके क्या उत्तराखंड है क्या? यार बाय डिफॉल्ट ना यूके को तो हम यूनाइटेड किंगडम ही मानेंगे ना, उत्तराखंड थोड़ी मानेंगे। कहते हैं इन यूके डेवलपमेंट बैंक के जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है ना, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। सर रेसिडेंट के लिए तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में रिसीव हो रहा है सर, पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन एक नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम क्यों टैक्सेबल कराओगे इंडिया में? नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन इनकम क्यों टैक्सेबल कराओगे सर? 50%, क्योंकि इंडिया में मिला हुआ ना, तो वो टैक्सेबल होगा, बाकी टैक्सेबल नहीं होगा। यानी अगर मैं देखूं तो 10,000 और 5,000, 5,000 आपको मिलेगा यहाँ पे, 10,000, 5,000, 5,000 आपको आंसर मिल जाएगा। आधी जितनी इंडिया में रिसीव हुई नॉन रेसिडेंट के लिए, उतनी टैक्सेबल होगी। कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। इंडिया का बिजनेस है ना यार, बिजनेस इंडिया का, इनकम इंडिया की हो गई, सीधे सीधे तीनों के हाथ में पूरा पूरा टैक्सेबल। आप चेक करोगे, तीनों आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। आगे देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। एक बात बताओ, शेयर्स इंडिया के हो गए ना, यानी इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो गई, यानी इंडियन इनकम हो गई। किसी के लिए भी वो पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, यानी 20,000 भी आपको सब में मिलने वाला है। 20,000 भी तीनों में सेम सेम मिलने वाला है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में आइए। डिविडेंड फ्रॉम रिसीव्ड इन लंदन।
विदेशी कंपनी का डिविडेंड मिल रहा है, विदेश में मिल रहा है। सर इंडियन इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं है सर, फॉरेन इनकम है कायदे से, लेकिन इंडियन रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट के लिए पूरी तरह से टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। यानी आपको ना यहाँ पे फिगर मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलने वाला। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हाँ जी सर, ये पॉइंट भी समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी 50% प्रॉफिट्स इज रिसीव्ड इन इंडिया। एक बात बताओ, कमाया वहां पे तो ये तो है तो फॉरेन इनकम, लेकिन जो इंडिया में रिसीव हो गया वो इंडियन इनकम हो जाती है। यानी जो इंडियन इनकम है वो तो नॉन रेसिडेंट आरएनओआर के लिए टैक्सेबल होगी होगी, बाकी रेसिडेंट के लिए पूरी पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे बाकी जगह 20,000 आ जाएगा अपना। 40-20-20 आपको आंसर में मिलने वाला है। ये सब मिल रहा है। इंडियन के लिए तो पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन आरएनओआर के लिए और नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी जो इंडिया में रिसीव्ड है। इसलिए आधी आधी इनकम ही रिसीव्ड हुई है इंडिया में, इसलिए आधी आधी इनकम को ही टैक्सेबल कराएंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। सर कह रहा है बिजनेस जर्मनी का है, लेकिन सर कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है। बिजनेस जर्मनी का है लेकिन कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है। सर उस केस में क्या माना जाएगा? 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। 70,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा एक बार देखना। मेरा आइडिया कहता है ना, पता मेरा आइडिया कहता है कि बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया आपका। अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है सर पूरी तरह से, तो कायदे से बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन ये क्या करेंगे 70,000 को टैक्सेबल कराएंगे और 40,000 को ना सीधे सीधे वहां करवा देंगे। एक बार देखना क्या कह रहा है। ओ माय गॉड, दिस इज वेयर डिफरेंस इज क्रिएटेड, इसलिए मैं आपको ऑडिट करवा रहा हूँ। सुनना, बिजनेस हो जर्मनी में रहा है लेकिन सेटअप इंडिया से हो रहा है। रेसिडेंट के लिए तो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। नॉन रेसिडेंट के लिए जितनी इंडियन इनकम होगी सिर्फ उतनी टैक्सेबल करेंगे। 40,000 रुपए सर इंडिया में रिसीव हो रही है ना, उतना ही सिर्फ टैक्सेबल कराएंगे। ये जर्मनी का बिजनेस है ना। लेकिन एक आरएनओआर का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, उसमें क्या अलग होता है सर, बिजनेस कहीं बाहर हो रहा है लेकिन सेटअप इंडिया में कर रखा है ना, इसलिए पूरी की पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। सिर्फ इस पॉइंट के कारण मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर रखा था। ठीक है, डिड यू गेट दिस पॉइंट? इसलिए आप इसको मार्क कर लेंगे हैशटैग लगा के। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। बिजनेस इंडिया का ना, भले कहीं से मैनेज करो, क्या करना। पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल यहाँ पे सारे सभी सभी के लिए इंडियन इनकम बन जाएगी ना, इसलिए तीनों के केस में 15,000 रुपए आपको टैक्सेबल मिलने वाला है। 15,000 रुपए तीनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर इसमें आइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट इन इंडियन बैंक इन लंदन ब्रॉट टू इंडिया। एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर की, कमाया वहीं पे, जमा करा दिया उसी बैंक में और फिर रेमिट करवा दिया इंडिया में। बताओ क्या ये इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? जी पूरी तरह से फॉरेन इनकम है, पूरी तरह से फॉरेन इनकम है। अगर फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए आरएनओआर के लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। एक बार देखना, यस सर, जैसा आप करवा रहे हो ना वैसा वैसा ही आंसर आ रहा है। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। सर डिबेंचर्स इंडियन कंपनी के है ना, इंटरेस्ट इंडियन कंपनी दे रही है ना, यानी पूरी तरह से आपकी इंडियन इनकम मान ली जाएगी। सीधे सीधे 12,000 तीनों में यस 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 कर दोगे, आराम से 12,000 तीनों में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट सर रिसीव्ड इन लंदन। सर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दे दी ना, टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दे दी ना, सीधे सीधे इंडियन इनकम बन जाएगी। सीधे सीधे 8,000 तीनों में आपको करना पड़ जाएगा। इंडियन इनकम पकड़ ली, तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, अगले पॉइंट पे आप प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे मैनेज फ्रॉम लंदन। बिजनेस बॉम्बे का है लेकिन लंदन में मैनेज हो रहा है। सर सब जगह सब कहीं बिजनेस इंडिया का है ना, हर जगह इंडियन इनकम मानोगे आप इसको, तीनों के हाथ में टैक्सेबल करा दोगे। एक बार चेक करो वापस, 26 26 26 इधर देखो। पेंशन सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। मैं इंडिया में सर्विसेज देने के बाद पेंशन पे चला गया और फिर लंदन शिफ्ट हो गया। यार कायदे से मिल तो इंडिया से रही है ना, इंडिया में सर्विसेज करने के कारण पेंशन मिल रही है, यानी इसको इंडियन इनकम मानेंगे और सर तीनों के हाथ में इक्वली टैक्सेबल करा लेंगे। देखो 4,000 वाला अमाउंट, ये सर 4,000 वाला अमाउंट पूरी जगह से सेम ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड रिसीव्ड देयर। एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की इनकम है सर, कायदे से फॉरेन इनकम है। इंडिया के लिए तो टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। नॉन रेसिडेंट के लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। देखना इसका आंसर क्या कह रहा है। सर कायदे से ना इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे इसको डिडक्शन देना चाहिए 30% वाला, लेकिन इसने नहीं दिया। इसने नहीं दिया, इसलिए आप इस पे खोपड़ी बनाओ और इसको याद थोड़ा सा कर लो। ठीक है, इसको याद कर लो। नो जी नो जी नो जी, रिसीव्ड इंडिया में नहीं, इसलिए आप याद भी नहीं करने वाले। रिसीव इंडिया में होता तो फिर भी हमें हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल करा लेते।
ये वहां की इनकम है, हम डीटी डबल ए के प्रोविजन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको आप 30% वाले प्रोविजन में नहीं लेके आएंगे। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। सर पास की जो फॉरेन इनकम अनटैक्स इनकम है, इसको क्यों ही टैक्स करोगे यार तुम? फॉरेन इनकम है सर, इस साल में सिर्फ ला रहे हो ना इंडिया में, इस साल में इंडिया में ला रहे हो ना, सिर्फ टैक्स थोड़ी करोगे, इसको कहीं पे भी टैक्स नहीं करने वाले। इससे भी खोपड़ी बना दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद नहीं रहता ये, इसको कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं कराएंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट इट इनटू इंडिया। नेपाल मैंने एग्रीकल्चर किया, वहां पे मैंने पैसे कमाए और इंडिया में लेके आ गया, कायदे से फॉरेन इनकम हो गई। इंडियन के लिए, रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगी ही होगी। सर क्या एग्जामेशन मिलेगा? ना जी, ना जी, ना जी। सिर्फ एग्जामेशन किसको मिलता है? एग्जामेशन सिर्फ उसमें मिलता है जो इंडिया में लैंड लोकेटेड है। तो रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या आर एनओआर के लिए होगा? यार इंडियन इनकम तो हो ही नहीं ना उसकी। आर एनओआर के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम तो हो ही नहीं, तो 18,000 की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, सीधे सीधे इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिडेंट के हाथ में, बाकी दो के हाथ में नहीं होने वाला। फिर कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इन केन्या विच वॉज सेटअप इन इंडिया। सर रिसीव्ड किया गया वहां पे, लेकिन स्पेंड यहाँ पे किया गया। सर कहता है कि इनकम ना है इंडिया की, बिजनेस इंडिया में सेटअप किया, लेकिन चल कहां से रहा है? सर कीनिया में अभी चल रहा है। सर ये केस में क्या होता है? रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट के लिए नॉन टैक्सेबल, लेकिन जो आर एनओआर होता है उसके लिए टैक्सेबल हो जाती है। इसलिए आप देखो यहाँ टिक होगा, यहाँ टिक होगा, तीसरे में क्रॉस हो जाएगा। एक बार देखना, अगले पॉइंट पे आते हैं। सर क्या कह रहे हैं? गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग, वेडिंग में जो गिफ्ट मिला सर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट 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 हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स जो मिला है सर, तीनों के लिए सेम सेम रेट से टैक्सेबल। सर इसका डिडक्शन मिल जाएगा कितना? 10,000 रुपीज का डिडक्शन तीनों को मिलेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, कंट्रोल फ्रॉम रशिया, इंडियन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, इनके लिए नॉन टैक्सेबल। एक बार चेक तो करो, टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट भी पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम इंडियन कंपनी, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर लैंड इन राजस्थान, सर ये एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तीनों के लिए एग्जाम हो जाएगा, तीनों में देखना एक बार, टैक्सेबल 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 एग्जाम एग्जाम एग्जाम। इनकम आएगी, टोटल निकालोगे आप, इसमें से आप 10,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। विद दैट बहुत बड़ा क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत आराम से, बहुत प्रेम के साथ। अगर ये बुक आपको चाहिए ना, मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पब्लिक कर रखी है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन, स्टडी मैट के, आरटीपी के, एमटीपी के सारे क्वेश्चन मैंने लाइन से सॉल्व करवा रखे हैं। पहले इलस्ट्रेशन है, उसके बाद टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन है, फिर सारे के सारे पास्ट ईयर के पेपर्स हैं ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले मई 24 के, फिर नवंबर 23 के, फिर मई 23 के, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने सेट कर रखे हैं। आप फुल यूज कर सकते हो, बहुत बेनिफिट किया आपकी बुक। जरूर टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो क्या बुक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सीधे सीधे। सी पोर्ट शिपिंग लाइन, अ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी is engaged in business of carriage of goods shipped at Mumbai airport। Oh my God, सर शिपिंग बिजनेस में है। शिपिंग बिजनेस कहीं सुना सुना लग रहा है सर। शिपिंग बिजनेस कौन सा होता है सर? 44B का शिपिंग बिजनेस होता था ना। सुनते हैं आगे क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड इट हैज कलेक्टेड फ्रीट ऑफ 100 लाख का फ्रीट इकट्ठा किया, 20 लाख के डेमरेजेस इकट्ठे किए और हैंडलिंग चार्जेस कितना 10 लाख रुपए इकट्ठा किया। खर्चा कितना किया? 110 लाख का खर्चा किया। मुझे बताओ क्या करेंगे इसमें, कैसे इनकम निकालेंगे? सर 44B में क्या आप खर्चे माइनस करते हो? ना जी, खर्चे माइनस नहीं करते। सर क्या करते हैं, हमको जितना भी फ्रीट मिला उसका टोटल करो 130 लाख रुपए का, इसमें 7.5% का टैक्स, 7.5% से इनकम डिक्लेयर कर देते हो। निकालो इनकम कितनी हो रही है, 730 इंटू 7.5 लाख रुपीज की इनकम हो जाती है, 9.75 लाख की इनकम हो जाएगी। इस पे 40% टैक्स रेट लगा दिया जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना। आपको आंसर कैसे लिखना है? पहले आपको 44 भी प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। 44 भी आप बताओगे सबसे पहले कि जितने भी इंडिया के लोगों का भाड़ा वर्ल्ड में कहीं पे भी मिले वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। प्लस सर वर्ल्ड का भाड़ा, कहीं का भाड़ा अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है ना, तो उसको आपको टोटल लेके चलना है स्पेसिफाइड सम में। जितना भी स्पेसिफाइड सम होता है उसका 7.5% हमारे लिए डीम्ड पीजीपीक्यू बन जाता है, उस पे हमको टैक्स भर के चलना है। ऐसे आप 44B को प्रिस्क्राइब करोगे, आपका आंसर 9.75 लाख आ जाएगा। चेक करके देख लो, बिल्कुल सेम आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्या कह रहा है। मिस्टर क्यू, अ नॉन रेसिडेंट ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट बिटवीन सिंगापुर एंड चेन्नई, ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स। कह रहे 2 करोड़ रुपए इंडिया में रिसीव हुए। अरे रे, इंडिया में रिसीव हो गए ना, सीधे सीधे ऐड कर दोगे आप। 1 करोड़ रुपए इंडिया में मिले,
सामान चेन्नई से लेके जाए। सुनना, इंडिया से सामान लोग गए, वर्ल्ड में कहीं पे भी पेमेंट मिला ना, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। और वर्ल्ड के लोगों का जो भाड़ा है ना, वो अगर इंडिया में मिलता है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए ना चेन्नई से सामान लेते टाइम मिला है अपने को, तो ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कह रहे 3 करोड़ रुपए मिला किस चीज का? सर पैसेंजर फ्रॉम सिंगापुर, सर सिंगापुर से इंडिया आ रहे थे, इंडिया में भाड़ा मिला हुआ है। सर अगर इंडिया में भाड़ा मिल रहा है तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं 1 करोड़ इन सिंगापुर मिला है, लेकिन सर लोग चेन्नई के थे ना, चेन्नई के लोगों का भाड़ा सिंगापुर में मिला, तो सर ये भी ऐड हो जाएगा। यानी अगर मैं जोड़ूं तो 7 करोड़ की मेरे लिए टोटल टोटल स्पेसिफाइड सम बन जाता है। उसके अलावा सर कहता है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? सर 6.75 लाख करोड़ का तो एक्सपेंडिचर है। सर डीम्ड पीजीबीपी कितना निकलेगा? 44 बीबीए प्रिस्क्राइब करता है। 44 बीबीए बोलता है आप पहले ये प्रोविजन लिखोगे कि इंडिया वाले लोगों का भाड़ा वर्ल्ड में कहीं पे मिले, या वर्ल्ड के किसी भी लोगों का भाड़ा अगर इंडिया में मिलता है, सर इसको स्पेसिफाइड सम मानेंगे। स्पेसिफाइड सम का 5% आपको पीजीबीपी डिक्लेयर करना पड़ जाता है, उस पर फिर आपको टैक्स भरना पड़ जाता है। मेक श्योर कि आप इससे लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपके पास ऑडिट करवाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप आंसर चेक करोगे तो 7 करोड़ का सीधे सीधे 5% निकलेगा आपका। 0.35 लाख रुपीस का आपका 0.35 लाख रुपीस का आपका डीम्ड पीजीबीपी बन जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हाँ जी सर, 35 लाख रुपीस का सीधे सीधे 0.35 सीआर में से यानी 35 लाख का आपका डीम्ड पीजीबीपी बन जाएगा। दैट इज ऑल इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कोई दम नहीं है यार इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? The net results of a business carried out by a branch of foreign company in India for year ended 31st March 2024। नेट रिजल्ट्स बता रहा है। क्या नेट रिजल्ट्स है? अरे 100 लाख रुपए का लॉस है, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है? 200 लाख के तो तुमने खर्चे डाल रखे हैं। ठीक है, कौन से खर्चे? सर एलोकेटेड टू द ब्रांच, सर ब्रांच का एलोकेटेड एक्सपेंसेस डाल रखे हैं। एक्सप्लेन विद रीजंस इनकम डिक्लेयर्ड बाय द ब्रांच। सर गलत जो भी गलती कर रखी बताओ ना। सुनो सर, ब्रांच के खर्चे जो होते हैं ना, एलोकेटेड अलाउड स्पेसिफाइड लिमिट पे होते हैं। कितने अलाउड होते हैं? या तो 1 लाख रुपए या तो 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? सर टोटल पीजीबीपी निकालो माइनस 100 करोड़ का, इसमें ऐड कर दोगे सर जितने भी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल कितने हैं? 200 है, ऐड बैक कर दो सीधे सीधे कितने होते हैं? 100 लाख का इनकम हो जाती है, इनकम बन गई। इसका 5% निकालो, कितना होता है? या तो 5 लाख रुपए या तो सर 1 लाख रुपीस, विच एवर इज लोअर। सर दोनों में से लोअर कितना होता है? 5 लाख के ही आपको खर्चे अलाउ होंगे सिर्फ और सिर्फ। यानी आपकी सर जो 100 लाख की पीजीबीपी है ना, उसमें से 5 लाख के खर्चे माइनस कर लो, आपकी 95 लाख रुपीस की पीजीबीपी हम कंसीडर करने वाले हैं। आपका जो 100 लाख का लॉस है ना, उसको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ 95 लाख की पीजीबीपी हम लेके चलने वाले हैं। डिड यू गेट दिस पॉइंट? अरे हाँ जी सर, ये तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, इनमें तो कोई दम ही नहीं है। तो आगे देखो, आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। A non-resident Indian acquired shares of Indian company A Limited कब? 1/1/2009 को 1 लाख में खरीदा। किसमें खरीदा? फॉरेन करेंसी खरीदा। यार नॉन रेसिडेंट इंडियन वर्ड आ गया ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन वर्ड आ गया ना। नॉन रेसिडेंट इंडियन वर्ड में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है सर। एनआरआई टैक्सेशन में क्या होता था? एलटीसीजी ऑन फॉरेक्स एसेट, एलटीसीजी ऑन फॉरेक्स एसेट 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम इन फॉरेक्स एसेट 20%। और हमने एक और चीज पढ़ी हुई थी 115 एफ। सर कौन सा? एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन। ये 3 चीजें बस याद आनी चाहिए। कहता है 1 लाख रुपए खरीदे हुए शेयर उसने 3 लाख में बेच दिए, और पूरे पूरे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए नए शेयर खरीदने में, जो उसने वापस 3.5 लाख में बेच दिए। सर कैपिटल गेन निकालो। प्रीवियस से अगर 23-24 का कैपिटल गेन निकालता हूँ, सीधे सीधे 3 लाख रुपए की सेल्स कंसिडरेशन आ जाती है। उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए, सीधे सीधे 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ जाता है। 2 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा कितना? 2 लाख का कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा? कितना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय कितनी कंसिडरेशन है सर, यानी पूरा पूरा 2 लाख कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन फिर आगे चल के क्या हुआ? आपने 350 के शेयर्स बेच दिए ना, 350 में बेच दिए ना, 350 के शेयर्स बेच दिए ना। सरकार कहती है ठीक है बेच दो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी माइनस कर दो। 1.5 लाख कैपिटल गेन तुमसे अभी लेंगे, प्लस जो 2 लाख का तुमने एग्जेम्पशन पहले ले रखा था ना, इसको विड्रॉ करवा देंगे और इस पे अब वापस टैक्स ले लेंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? अरे हाँ सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ इसी बात पे। मिस्टर जॉन एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है। नॉन रेसिडेंट इंडियन जहां आ जाए फिर से एलटीसीजी, इन्वेस्टमेंट इनकम, फॉरेक्स एसेट और 115 एफ याद आना चाहिए आपको। कहता है परचेज कर रखे अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 70,000 रुपीज। 1/7/2010 को खरीदे, फॉरेन करेंसी में खरीदे थे। बेचा कितने में सर? 2.5 लाख रुपए में बेचा। कब? 1/8/2023 को। सर सेल्स कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख हो जाएगी, 2,50,000 रुपए। कॉस्ट सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ है क्या? देखिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने कर रखे? 10,000 ट्रांसफर एक्सपेंसेस कर रखे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ नेट कंसिडरेशन 240 है।
यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें से माइनस करूंगा 70,000 रुपए, यानी कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 170 का मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। आई नो बगल में आंसर वही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं आंसर निकाल। फिर कह रहा है कितना कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल होगा अगर आप 1.5 लाख रुपए ना आप कैपिटल गेन में लगा रहे हो। 1.5 लाख रुपए आप नए कैपिटल एसेट खरीदने में यूज कर रहे हो। यानी सर कैपिटल गेन था कितना, 1,70,000 कैपिटल गेन था। आपकी सेल्स कंसिडरेशन कितनी थी, सर नेट कंसिडरेशन लेंगे, कभी भी ग्रॉस कंसिडरेशन नहीं लेने वाले। 240 की सेल्स कंसिडरेशन थी। इसमें से हमने कितना खर्चा किया, सर 1.5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया। यानी सर प्रोपोर्शनल कैपिटल अमाउंट हमारा कैपिटल गेन हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना होता है प्रोपोर्शन, सर कह सकता हूँ 1,06,250 रुपीज का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बैलेंस यानी 63,750 रुपीज का हमारे लिए बैलेंस टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगा। सर एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन की होगी, 115 एफ की एग्जेम्पशन दी जाएगी। डिड यू गेट दिस पॉइंट? अरे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ एक बार, अगर ये आसान लग रहा है तो आगे वाला देखो। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 नडाल, नडाल सुना है तुमने नाम नडाल? रॉजर फेडरर और नडाल की हमेशा आर्ग्यूमेंट चलता रहता था। टेनिस प्रोफेशनल एंड स्पेनिश सिटीजन, ठीक है टेनिस प्रोफेशनल है स्पेनिश सिटीजन है, पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इन टेनिस टूर्नामेंट एंड वन प्राइज मनी 15 लाख रुपए। अरे इंडिया में सिर्फ 15 लाख रुपए दे रहे हैं इनको, ठीक है। उसने क्या बोला, कंट्रीब्यूट किया सर लोकल न्यूज़पेपर में, उसको 1 लाख रुपए की इनकम मिली। उसके अलावा कहते हैं 5 लाख रुपए उसने एडवर्टाइजमेंट किया, उसके पैसे मिले। उसके सारे खर्चे कितने हो रहे हैं सर, 3 लाख के खर्चे हो रहे हैं। बताओ इनकम बताओ। सर कभी भी अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में आ रहा है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में आ रहा है, तो उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल कराते थे, जो भी स्पोर्ट्स खेलने से इनकम आती थी वो वाली इनकम टैक्सेबल कराते थे। लेकिन कभी भी लॉटरी विनिंग की इनकम टैक्सेबल नहीं कराते थे। प्लस जितना भी उसने न्यूज़पेपर आर्टिकल में कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो इनकम टैक्सेबल करा लेते थे। प्लस उसके अलावा सर एक और इनकम टैक्सेबल कराते थे, कौन सी सर, एडवर्टाइजमेंट की इनकम टैक्सेबल कराते थे। इस सारी इनकम पे ना सर सीधे सीधे 20% से टैक्स लगा देते थे, प्लस 4% एजुकेशन से ऐड कर देते थे। मेक श्योर इसमें हम क्या मेक श्योर कर देते थे, सर इसमें ना कोई भी खर्चे आपको अलाउ नहीं होते। यानी सर ये 3 लाख को हम इग्नोर करेंगे, 21 लाख की इनकम पे ना सर हम 20% का टैक्स लगाएंगे, प्लस 4% का सर एजुकेशन सेस लगाएंगे। 21 लाख की इनकम में ना सीधे से 20% प्लस 4% हो जाता है, यानी 4,36,800 रुपए का नडाल के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 115 BBA में टैक्स लग जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सीधे सीधे 4,36,800 बीइंग 20.8% ऑफ 21 लाख, ऐसी ऐसी इनकम टैक्सेबल करा दी जाएगी। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए सीधे। क्या कह रहा है सुनना। स्मिथ फॉरेन नेशनल है एंड अ क्रिकेटर कम टू इंडिया। स्टीव स्मिथ आया इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, आईपीएल में आया। मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। उसको 5 लाख रुपए मिले पार्टिसिपेशन मैचेस के, 5 लाख रुपए मैच पार्टिसिपेशन का पैसा मिला। 1 लाख रुपए किस चीज का मिला सर, एडवर्टाइजमेंट का मिला, 1 लाख रुपए ऐड कर दो। प्लस उसने न्यूज़पेपर आर्टिकल में कंट्रीब्यूशन किया, 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो इंडिया में था ना, उसको कितना प्राइस मिला सर, 10,000 रुपए। हॉर्स रेसिंग में उसने पार्टिसिपेट किया, घुड़सवारी में पैसा लगाया, सर उसको 20,000 रुपए मिल गए, ठीक है। जी कोई और इनकम नहीं। बताओ कंप्यूट दी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे ये वाली जो इनकम है, जो स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है, सर ऑप्शन तो है नहीं, आप स्लैब रेट से टैक्स भर लो। सीधे सीधे इस इनकम पे हम सीधे से 20% टैक्स लगा देंगे। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 6,10,000 पे 20% टैक्स लगेगा। 1,22,200 रुपए का टैक्स, 1,22,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा यहाँ पे। और इस 20,000 की इनकम पे सीधे सीधे 30% लग जाएगा, यानी 6,000 का टैक्स ये लगेगा। यानी अगर मैं ओवरऑल निकालता हूँ तो 1,28,000 का टैक्स लग रहा है, और इसमें 4% एजुकेशन सेस ऐड करूंगा, सीधे सीधे मेरा हो जाएगा 1 लाख, एक सेकेंड, 1,28,000 प्लस 4%, 1,33,120 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। 1,33,120 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी इस केस में आ जाती है। क्या कोई दिक्कत, एक बार आंसर चेक करते हैं। अरे बाप रे, सेम टू सेम आंसर आ गया। कोई अलग आंसर नहीं है, सेम टू सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके किसी के सेकंड पार्ट में आते हैं। पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 क्या कह रहा है, कह रहे आर स्पेसिफाइड इनकम अबव सब्जेक्ट टू डिडक्शन एट टैक्स सोर्स। क्या इस पर टीडीएस कटना चाहिए? हाँ सर, इसमें 194 ई में हम पढ़ के आए ना, टीडीएस कटता ही कटता है। और इसमें भी हम पढ़ के आए सर 194 कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, बड़े लोग 194 बी में टीडीएस करते थे। यहाँ तो हॉर्स रेसिंग का, लेकिन सर बहुत बड़े लोग होते थे, 194 बी में टीडीएस करता था, ठीक है। ठीक है,
आगे आ जाओ। सर टीडीएस का आंसर एक बार चेक कर लो, क्या कह रहा है 194 बीबी में टीडीएस कटेगा कितना 20,000 का सीधे से 30%, और इसमें बीबीए का टीडीएस कटेगा सर कितना 194, ई में टीडीएस कटेगा 20% के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा इसमें 4% एजुकेशन सेस पे भी एजुकेशन सेस भी काटना है आपको टीडीएस में ही। इस इनकम क्या उसको रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सर हमने 115 बीबीए में पढ़ा हुआ था कि अगर ना सर किसी नॉन रेजिडेंट की इनकम सिर्फ और सिर्फ ना ये 3 इनकम है, स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन या फिर कोई आर्टिकल में कंट्रीब्यूशन या एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ 3 इनकम है और टीडीएस कट गया ना उसका, तो फिर उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं हो जाता था। लेकिन सर इसकी तो 20,000 रुपए की विनिंग्स की भी इनकम है ना, इसलिए इसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। आईटीआर में इसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। 10 he would be liable to furnish return of income for assessment year 24-25। फिर क्या कह रहा है, what would be his tax liability अगर सर अगर वो मैच रेफरी हो जाता और क्रिकेटर नहीं होता और उसके ऊपर टैक्स पेबल कितना निकल के आ जाता है 115 बीएससी के अकॉर्डिंग अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम उसके पास कितने टैक्स लाइबिलिटी आ जाती। एक पल के लिए सोचो, वो रेफरी हो जाता यानी 115 बीबी का कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलता। यानी सिंपल सिंपल अगर मैं निकालूं 6,10,000 रुपए की उसकी नॉर्मल इनकम हो जाती, 6,10,000 रुपए की उसकी नॉर्मल इनकम हो जाती और सर 20,000 की विनिंग्स की इनकम हो जाती। सर 6,10,000 पे टैक्स कितना निकलता? सर 3 लाख तक नो टैक्स। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% यानी 5% कितना होता है सीधे सीधे 5% 3 लाख का कितना होता है 15,000 का टैक्स बनेगा। और सर 6 लाख से लेके सर 6.1 लाख पे कितना 10% टैक्स लगता है अपना। यानी सर मैं कह सकता हूँ 1,000 का ये टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, 16,000 का टैक्स यहाँ पे आ रहा है। क्या रिबेट मिलेगी? क्या रिबेट 87 की मिलेगी? ना जी सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है रिबेट, नॉन रेजिडेंट को मिलती नहीं है। 20,000 पे कितना टैक्स आ जाएगा 30% यानी 6,000 रुपए का टैक्स आ जाएगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 22,000 का टैक्स तो वैसे भी लग ही रहा है उसको न्यू टैक्स रेजिम में, प्लस इसमें 4% एजुकेशन सेस लगा दो, 22,800 की टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए। देखते हैं क्या कह रहा है 22,800 की। भाई कैसे गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा? बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। इसी के साथ ना हमने सारे के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर, कोई दम नहीं था इन क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन में। सीधे सीधे अब टेस्ट योर नॉलेज पे आते हैं। टेस्ट योर नॉलेज क्या बोल रहा है? पीयूष, मिस्टर पीयूष, रिटर्न टू इंडिया, ध्यान से दोनों देखना, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है। इंडिया वापस आए सर 12 जून 2023 को, परमानेंटली रिसाइडिंग इन इंडिया आफ्टर स्टे ऑफ 20 इयर्स इन यूके। 12 जून को वापस आए। एक मिनट के लिए सर सोचना, 12 जून यानी साल के तीसरे महीने में ही आ गए, नियरली नियरली तीसरे महीने में आ गए। यानी क्या मैं बाय डिफॉल्ट कह सकता हूँ 182 डेज से ज्यादा इंडिया में आए होंगे। यानी सर 6-1 की पहली कंडीशन तो क्लियर कट फुलफिल हो जाती है सर, यानी वो इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन सर बाकी कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में कभी इंडिया आए ही नहीं है, वो 20 साल में इंडिया आए ही नहीं है, तो कभी भी वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनने वाले। वो सीधे सीधे ना मिस्टर पीयूष रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ये हमको बेसिक आइडिया यहीं पे समझ में आ गया। सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाती है, फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल हो जाती है, इसका ध्यान देना है आपको। क्या कह रहा है, उनको अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानना है, इसलिए उन्होंने आपको बोला गया है। ही हैज एक्सरसाइज टू शिफ्ट आउट कर रहा है 115 बीएससी से, यानी नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहा है इनकम फ्रॉम फ्लैट इन लंदन व्हिच वाज डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, द फ्लैट वाज गिवन इन रेंट आफ्टर हिम आफ्टर हिज रिटर्न इन इंडिया। सर कह रहा है फ्लैट लंदन का है, रेंट भी वहीं मिल रहा है, भले इंडिया में आने के बाद रेंट पे दिया, क्या फर्क पड़ता है यार, ये नॉन टैक्सेबल होगी, सीधे सीधे फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है नॉन टैक्सेबल। कह रहा है डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ 3 जर्मन कंपनीज व्हिच आर बीइंग कलेक्टेड इन अ बैंक अकाउंट इन लंदन। सर बैंक अकाउंट इन लंदन में से भी फॉरेन इनकम हो जाती है, इससे फॉरेन इनकम हो जाती है, ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। एक बार चेक करो आंसर क्या मैच कर रहा है क्या? सर पहली इनकम नॉन टैक्सेबल, दूसरी इनकम नॉन टैक्सेबल, तीसरी इनकम पे आ जाओ। ही हैज गॉट 2 सन्स, 2 बेटे हैं इसके, 2 सन्स है, एक 12 का है और एक 19 का है। ये सर माइनर है और ये सर मेजर है। ईच ऑफ देम इज हैविंग सर 75,000 की इनकम यूके में, सर 75,000 यूके की इनकम है और 20,000 रुपए की इंडियन इनकम है। एक बात बताओ मेरे को, दोनों माइनर्स, दोनों बच्चे जो है यूके में रह रहे हैं वो, सर जो मेजर चाइल्ड है सर वो तो सीधे से नॉन रेसिडेंट हो गया, उसकी तो कोई इनकम अपने को देखनी नहीं।
सर हमसे टैक्सेशन नॉन रेसिडेंट का पूछ रहा है ना सर, इसका मिस्टर पीयूष का पूछ रहा है टैक्सेशन। तो अब आप इस मेजर सन की इनकम को देखो ही मत ना, वो तो अलग से उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, जब निकालेंगे तो उसकी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। हमको लेकिन माइनर की इनकम को पेरेंट की इनकम में क्लब करना है। माइनर की इनकम को पेरेंट की इनकम में क्लब करना है सर, लेकिन 75,000 की तो माइनर की फॉरेन इनकम है सर। अगर पेरेंट नॉन रेसिडेंट है तो माइनर की जो फॉरेन इनकम है सर वो भी तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगी, यानी 75,000 पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला। सिर्फ जो 20,000 की इंडियन इनकम है ना सर, इस इंडियन इनकम को इंडिया में टैक्स करना पड़ जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और डिड यू नॉट गेट दिस पॉइंट? यानी ये होना चाहिए 20,000 रुपीज की जो इनकम है ना, ये इंडिया में क्लब हो जाएगी पेरेंट के हाथ में, और 1,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है ना 64 का, वो मिल जाएगा। आंसर एक बार देखो सर, all income accruing arising of the minor child is taxable in the hands of parent. Accordingly 20,000 की इनकम टैक्सेबल होगी जो 12 साल का माइनर है, और 1,500 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरे सन की इनकम नॉट इंक्लूडेबल इज इन इनकम ऑफ द पीयूष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में है, क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर ही वाज नॉन रेसिडेंट, और जब वो नॉन रेसिडेंट का था ना तो उसने 1,000 शेयर सोल्ड किए थे विच वर अक्वायर्ड बाय हिम इन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, एंड सेल्स प्रोसीड्स वर रिपैट्रिएटेड टू इंडिया। द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ द ब्रिटिश स्टर्लिंग कितने का? इतना। एक बात बताओ यार, उसने उसने कमाया, उसने शेयर्स कौन से बेचे? सर शेयर्स कौन सी कंपनी के बेचे? सर शेयर्स कंपनी के नहीं दे रखे, लेकिन कह रहा है कि सर उसने पाउंड में खरीदा था, सर वहीं बेचा, और फिर प्रॉफिट को ना रिपैट्रिएट कर दिया इंडिया में। बताओ टैक्सेबल होना चाहिए क्या? टैक्सेबल होना चाहिए क्या? एक बात बताओ यार, टैक्सेबल होना चाहिए क्या? कायदे से ना अगर ये शेयर्स इंडियन कंपनी के नहीं टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ने कुछ भी नहीं दे रखा। इस पॉइंट ने कुछ भी नहीं दे रखा कि इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं कि फॉरेन कंपनी के। आप क्या करने वाले, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप दोनों का अजम्पशन दे दोगे। अगर शेयर्स इंडियन कंपनी के नहीं है, फॉरेन कंपनी के है ना, तो ये नॉन टैक्सेबल हो जाए इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स है ना, फिर उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप क्या शेयर करोगे? आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 का बेनिफिट मिल रहा है क्या। सर आपको फर्स्ट प्रोवाइजो क्या होता है? सर सीधे सीधे सारा ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में किया जाएगा। सर फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करने के बाद ना, फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन दे नहीं रखा, सीधे सीधे आप माइनस कर दो 50,000 माइनस 37,500, इतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। एक बार आंसर चेक कर देते हैं। रिपैट्रिएशन ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ 1,000 शेयर्स इन preceding accounting year when Piyush was non-resident is not taxable since it is not income of the previous year। सर रिपैट्रिएशन और पिछले साल की इनकम को इस साल में रिपैट्रिएट कर रहे हैं, वैसे भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर कहते हैं असेसमेंट या 24-25 में सिंस उसकी टोटल इनकम ना लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही। सर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही क्योंकि लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। इसमें इस चीज का ध्यान देना, इस पॉइंट को आप मार्क कर लो, क्योंकि ये पॉइंट ना अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा ना तो एग्जाम टाइम पे भूल जाएगा। क्या कह रहा है एक बार देखना इस चीज को वापस। सर पिछले साल की इनकम को इस साल सर रिपैट्रिएट कर रहा है, पिछले साल की सर नॉन टैक्सेबल इनकम को इस साल रिपैट्रिएट कर रहा है। सर कोई टैक्सेशन इसमें नहीं आता इसमें, लेकिन आप स्टार मार्क करोगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अगर आप नहीं देखे गए तो जैसा मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया, आप हो सकता है गड़बड़ कर सकते हो इस चीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। मिस्टर डेविड इंडियन सिटीजन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ना उसकी कनाडा में 31 मार्च 2023 को पोस्टिंग हो गई। वो प्रीवियस ईयर में इंडिया आया ही नहीं सर, नॉन रेसिडेंट हो गया ना, सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट हो गया ना, प्रीवियस ईयर में इंडिया आया ही नहीं, नॉन रेसिडेंट हो गया। सर भले नॉन रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन सर अगर गवर्नमेंट से अगर कोई भी सैलरी मिल रही है ना, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल हो जाती है इंडिया में। अगर गवर्नमेंट से कोई सैलरी मिल रही है तो जितनी भी सैलरी मिल रही है सर वो तो टैक्स यहाँ हो जाएगी टैक्सेबल। सर फॉरेन अलाउंस और परक्विजिट्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, तो इसको इग्नोर करना है अपने को। सर इंटरेस्ट ऑन एफडी इन बैंक ऑफ इंडिया, सर इंडिया की बैंक में जो एफडी है ना सर, वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया से इंटरेस्ट मिल रहा है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन कंट्री एक्स, एक बात तो नॉन रेसिडेंट हो गया ना, नॉन रेसिडेंट हो गया ना, वो नॉन रेसिडेंट हो गया तो उसकी फॉरेन इनकम हो गई ना, दूसरे देश की एग्रीकल्चर इनकम, तो इसको आप इग्नोर करोगे। और सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी इग्नोर करोगे क्योंकि नॉन रेसिडेंट है ना, किसी और देश की इनकम को क्यों टैक्सेबल कराओगे, इसलिए उसकी टोटल इनकम इंडिया के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए की टोटल इनकम बन जाएगी। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया सर लेफ्ट फॉर यूएसए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 1/5/2023। सर एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ते हैं तो अपने को सर 182 डेज, और सर सेकंड कंडीशन कौन सी 60 365 डेज वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन नहीं देखते हैं।
ही डिड नॉट विजिट इंडिया देयर आफ्टर ही बोरोस, यानी सर नॉन रेसिडेंट हो गया मिस्टर। एक बात बताओ सर, मई में ही निकल गया, सिर्फ 1 महीना इंडिया में रहा सर, यानी सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट हो गया। नॉन रेसिडेंट मिस्टर ए हो गया। He borrows money from his friend Mr. B, also left for employment purpose 1 week before Mr. A's departure। यानी सर अगर ये 1 मई को निकला तो सर ये वो 23 अप्रैल को भी निकल गया, यानी मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी है ना सर, ये भी एम्प्लॉयमेंट के लिए निकला है, यानी सर ये भी नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। दोनों ही नॉन रेसिडेंट हो गए। एक नॉन रेसिडेंट ने मिस्टर बी ने लोन लेंड किया मनी, सर कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ 10 लाख रुपए टू बाय द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए सर पैसे दिए इसने एक्स लिमिटेड के। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द हैंड्स ऑफ वी। सर एक बात बताओ, इसमें क्या कंसेप्ट आ रहा है, इंटरेस्ट का सेक्शन, सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 9, याद बताओ, याद दिलाओ मेरे को, याद दिलाओ सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज कौन सा लगता था, क्लॉज कौन सा लगता था, क्लॉज कौन सा लगता था, याद करवाओ मेरे को, क्लॉज नंबर 5 लगता था। इंटरेस्ट कभी भी आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दे तो एक नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करता है ना, तो वो हमेशा नॉन टैक्सेबल होता है। लेकिन सर एक केस में टैक्सेबल हो जाता है, जब वो इंटरेस्ट किस चीज के लिए लिया गया हो, लोन, वो लोन लिया गया हो इंडिया में बिजनेस करने के लिए, अगर लोन लिया हुआ है ना, अगर वो लोन इंडिया में बिजनेस करने के लिए लिया हुआ है ना, उस केस में ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज सर ये नॉन टैक्सेबल हो जाता है। आप इस चीज को देखना, आंसर अगर आप सीधे दिखाऊं, इंटरेस्ट पेबल by non-resident in respect of debt incurred or monies borrowed and used for the purpose of making and earning income for other sources other than business carried out only by him in India shall not be deemed to accrue arise in India. Therefore, interest payable by Mr. A on money borrowed shall not be deemed to accrue arise in India and hence not taxable in the hands of Mr. B. दिस इज द लेवल ऑफ योर सीए फाइनल करिकुलम। इस क्वेश्चन को आप एक बार मार्क करो स्टार में, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर देखा नहीं हुआ होगा तो आप अपना फालतू दिमाग लगाओगे किसी किसी चीज में, जो आपको तिगड़म वाला दिमाग पेपर में लगता है वो नहीं लगाना आपको। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सीधे गलत होगा अगर आपने देखा हुआ नहीं है, तो इस पे स्टार मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। जेजे लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केके लिमिटेड। क्या कह रहा है सर, जो जेजे लिमिटेड है ना वो ऑस्ट्रेलिया की है और केके लिमिटेड इंडिया की है, एन इंडियन कंपनी फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज टू द लैटर। सर जेजे देगी टेक्निकल सर्विस, यानी एफटीएस देने वाली है टेक्निकल सर्विसेज किसको, केके को। किसके लिए, सेटअप फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा। सर ओडिशा में सेटअप करने वाले हैं प्लांट, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओडिशा में सेटअप करने वाले हैं। एज पर द एग्रीमेंट क्या कह रहा है सर, जेजे लिमिटेड रेंडर्ड सर ऑफशोर सर्विसेज दी, सर इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दी है, इंडिया के अंदर भी सर्विसेज दी है। सर कहता है फीस ऑफ 1 करोड़ एंड 1.5 करोड़। सर ऑफ करोड़ के ऑफशोर के लिए सर 1 करोड़ और इंडिया के लिए सर 1.5 करोड़ की फीस दी है। जेजे को लग रहा है, जेजे लिमिटेड कह रही है, सर जेजे लिमिटेड कह रही है कि सर जो भी ऑफशोर सर्विसेज दे रखी है ना, ऑफशोर सर्विसेज, सर उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बताओ जेजे लिमिटेड क्या सही कह रही है? जेजे लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, केके लिमिटेड इंडियन कंपनी है। सर्विसेज कौन सी, एफटीएस। सर एफटीएस की सर्विसेज दे रही है। एफटीएस की सर्विसेज किस चीज के लिए दे रही है सर, प्लांट इन उड़ीसा। सर उड़ीसा में प्लांट लगाने के लिए, लेकिन सर्विसेज दे कहां रही है सर, इंडिया के बाहर कुछ दे रही है 1 करोड़ की और इंडिया के अंदर दे रही है 1.5 करोड़ रुपए की। बताओ टैक्सेबिलिटी आएगी? एक बात बताओ, बिजनेस तो इंडिया का है ना, सर्विसेज इंडिया के बाहर करवा लो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बिजनेस तो इंडिया का है ना। सर इस केस में ना सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 में सर इंडिया में टैक्सेबल करा दी जाएगा, भले वो ऑन शोर हो भले वो ऑफशोर हो। क्या आपको बात समझ में आ रही क्यों टैक्सेबल कराया? आप सर्विसेज कहीं पे भी दे सकते हो ना यार, एफटीएस की सर्विसेज आपने नक्शा बनाया और इंडिया के बाहर ही दे दिया, सर इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिया में बिजनेस के लिए यूज नहीं किया गया हो। सर इंडिया में बिजनेस करने के लिए यूज किया है ना, तो वो क्लियर कट इंडिया की इनकम मान ली जाएगी। उन दोनों ही सर्विसेज को सर, इस 1.5 करोड़ को और 1 करोड़ को, दोनों को इंडिया में टैक्सेबल कराया जाएगा। यानी सर एसएससी का कंटेंशन गलत है, एओ का कंटेंशन सही है इस केस में। Therefore, the view that income is not taxable of rupees 1 crore is not correct। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट 2 में स्टार पहले से ही मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये स्टार मैंने सामने से दे रखा है। एग्जामिन विद रीजंस, क्या से इनकम इंडिया में अट्रैक्ट होगी, सीधे सीधे बताना इंडियन इनकम है कि नहीं, ये बताना है अपने को।
एक नॉन रेसिडेंट जर्मन कंपनी है जिसकी कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं इंडिया में, इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिकल वर्क करवा सके, सेपरेट पेमेंट्स किया जाएगा, ड्राइंग का पेमेंट का, उसको इंजीनियरिंग फीस बोला गया। बताओ क्या इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, इसको बिजनेस कनेक्शन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यार बिजनेस कनेक्शन मानो या मानो, सीधे सीधे एफटीएस तो मान ही लोगे ना, इंडिया में टैक्सेबल तो हो ही जाएगी। इंडिया में एफटीएस तो मानोगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में एफटीएस तो मानोगे ही मानोगे, सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाएगी। आंसर देखो क्या कह रहा है, सीधे सीधे यही बोलेगा, उसी को डिस्क्राइब कर देगा, यहाँ पे आप उसको यही कोट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Solicitor of Mumbai engaged in barrister in UK for arguing a case before Supreme Court of India. A payment of £5,000 was made in terms of professional engagement. सर इंडिया के कोई जजेस, इंडिया के कोई लॉयर्स हैं, दे वांट यूके का सर बैरिस्टर यानी यूके के लॉयर्स को, वो चाहते हैं इंडिया के सर, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना। इसके बदले सर पेमेंट कर रहे हैं कितना? इसके बदले पेमेंट कर रहे हैं $5,000 का। सर ये बैरिस्टर लोग इंडिया आए और इंडिया में आके इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। क्या मैं कह सकता हूँ सर इंडिया में आके इंडिया में बिज़नेस कर रहे थे वो, यानी सीधे-सीधे बिज़नेस कनेक्शन की इनकम है। ये रॉयल्टी की इनकम मानूँ, बताओ रॉयल्टी की इनकम मानूँ कि या सॉरी एफटीएस मानूँ? एफटीएस मानूँ कि सर बिज़नेस कनेक्शन मानूँ? मुझे बताओ ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़ क्या होता है सर? सजेशन लिया आपसे। आपसे कंसल्टेंसी ली, लेकिन यहाँ तो इनको आर्ग्यूमेंट करने के लिए बोल रहे हैं ना, यानी सर यहाँ इंडिया वाले लोग तो इनसे बिज़नेस के बदले पैसे दे रहे हैं, यानी यूके वाले जो इंडिया में पैसे कमाए नहीं, बिज़नेस के लिए पैसे कमाए हैं, यानी सीधे-सीधे मैं इसको बिज़नेस कनेक्शन हेड में टैक्सेबल करवा दूँगा। सर बिज़नेस कनेक्शन, बिज़नेस इंक्लूड्स प्रोफेशन सर, इसलिए इसको यहाँ पे बिज़नेस हेड में टैक्सेबल करा देंगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ 1 में इसको टैक्सेबल करा देंगे। उसका भी पार्ट ए में चला जाएगा ये। एक बार देखो, सेम वही ज्ञान जो मैंने आपको दिया वो यहाँ दे रखा है। इस पॉइंट को लेके आप मार्क करोगे, आपको डाउट आएगा जब आप पढ़ने जाओगे कि इसको बिज़नेस साइड में कराना चाहिए कि अदर सोर्सेज़ एफटीएस में कराना चाहिए। आपको बिज़नेस कनेक्शन में कराना चाहिए कि एफटीएस में कराना चाहिए, आपको डाउट होगा। अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूज़ ऑफ पेटेंट्स, सर किसको? ए को दिया हुआ है, नॉन रेसिडेंट है। सर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी पे कर देना सर, वो डेफिनिटली इंडियन इनकम हो जाता है, उसको सीधे-सीधे टैक्सेबल कराना ही पड़ जाएगा, कोई उसमें दो राय ही नहीं है। सर साई इंजीनियरिंग, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, क्या कह रहा है? साई इंजीनियरिंग एक एनआरएफसी है। एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन ऑन, सर 15-25/6/2023 को किसके साथ? इंडियन कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन किया, सर्विसेज दी। उसके बदले क्या मिला सर? 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स मिल गए। और सर कितने? 8% डिबेंचर्स हैं। इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, सर एक बात बताओ, डिबेंचर्स इश्यू किया हुआ है सर, ये कायदे से तो इनकम हो गई ना। डिबेंचर्स इश्यू किए गए सर, ये तो कायदे से इनकम हो गई। सर ये जो डिबेंचर्स है ना सर, इसको माना जाएगा सर एफटीएस के अगेंस्ट में इश्यू किए गए, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अगेंस्ट इश्यू किए गए। जब कभी भी डिबेंचर का पेमेंट होगा ना, जब कभी भी डिबेंचर का पेमेंट होगा, ऐसा माना जाएगा कि आपने फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट किया हुआ है और आपको टीडीएस भी काटना पड़ जाएगा, और सर आपको 115 ए में ना आपको उसका इनकम भी टैक्स करके चलना पड़ेगा। दिस इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन सर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हो जाएगी इनकम, सर एफटीएस का पेमेंट कर रहे हैं। सर और ये जो इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट का क्या करेंगे? ये जो इंटरेस्ट है इसका क्या करेंगे? सर इस इंटरेस्ट को भी आपको टैक्सेबल कराना है, किसमें? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में टैक्सेबल कराना है। सर किस रेट से टैक्सेबल होगा? ये रेट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है ना, इस रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, इस रेट से, क्योंकि सर फॉरेन करेंसी में पैसा इंडिया नहीं आया ना, इसलिए सीधे सीधे कोई कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सीधे सीधे 40% टैक्स देना पड़ जाएगा। दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आगे चल के और भी आएंगे ना, ऐसे आगे चल के और भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। जेड एन अमेरिकन टूरिस्ट केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2023 को, जून में इंडिया में आया, अमेरिकन का टूरिस्ट है। इंडिया कब छोड़ा? उसे सितंबर में छोड़ा। रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसका 16 लाख की इनकम है? ये बताओ कितने दिन के लिए इंडिया? 1 जून 16 को 17 को आया, यानी जून में होते 30 डेज, 16 दिन तक वो इंडिया में नहीं था, 17 को आया, यानी मैं कह सकता हूँ 14 डेज जून के हो गए इंडिया में वो। जुलाई में कितना होगा? 31st डे पूरा है। अगस्त में कितना? 31 डेज। सितंबर में कितना है सर? 29 डेज। एक बार बताओ कितने दिन हो रहे हैं? सर 105 दिन इंडिया में रह रहा है वो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
105 दिन ही दे रहा है वो। सर कंडीशन क्या कहती है, 182 डेज से ज्यादा या फिर ग्रेटर देन 60 ऑब्लिक 365। ये वाली कंडीशन तो पिट गई, फेल हो गई। ये वाली कंडीशन में ये कंडीशन तो पास हो रही है सर, लेकिन ये कंडीशन तो पिट गई, क्योंकि सर इस केस में क्या हो रहा है, पहली बार इंडिया आ रहा है तो ये कंडीशन पिट गई। यानी क्लियरली क्या मैं कह सकता हूँ सर, वो नॉन रेसिडेंट बन गया। पहले केस में तो नॉन रेसिडेंट बन गया, लेकिन सर कह रहा है इफ ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसकी टोटल इंडियन इनकम सर कितनी है, 16 लाख रुपए की है। यानी सर क्या होगा, जब कभी भी हमने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनना, बड़े प्यार से, क्या बोल रहा हूँ मैं। सर अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है जो कि इंडिया विजिट पे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं सर, पहली कंडीशन ही देखते हैं, सेकंड को देखते ही नहीं है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम की। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा चली जाती है ना इंडियन इनकम, तो हम इस 60 को क्या करते हैं, 120 और 365 देखते हैं। सर इस केस में ये कंडीशन फिर से पिट गई ना, इस कंडीशन वापस पिट गई ना सर, उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस केस में भी वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में फिर से कोई दम नहीं था, इस क्वेश्चन में फिर से कोई दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है। Messrs Global Airlines Incorporated in USA operated its flights to India and vice versa during the previous year 23-24। यूएसए, इंडिया। कह रहा है उसने 125 लाख का भाड़ा इकट्ठा किया, 125 लाख का भाड़ा इकट्ठा किया है फॉर कैरियज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, आउट ऑफ विच 65 लाख का भाड़ा है ना, वो न्यूयॉर्क में रिसीव हुआ है इन डॉलर में फॉर पैसेंजर जिन्होंने न्यूयॉर्क से लेके मुंबई तक का भाड़ा, न्यूयॉर्क से लेके मुंबई तक की फ्लाइट बुक की है। जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने को क्या देखना होता है, वर्ल्ड में से जो लोग इंडिया आ रहे हैं ना, उनका भाड़ा इंडिया मिलना चाहिए, उसको आप ऐड करोगे, और इंडिया वाले लोगों का भाड़ा वर्ल्ड में कहीं पे मिले ना, उसको आप ऐड कर दोगे। तो जो 65 लाख का अमाउंट है, वो वर्ल्ड के लोग इंडिया आ रहे हैं, वर्ल्ड के लोग इंडिया में आ रहे हैं। अगर इंडिया में रिसीव होता तो हम ऐड कर देते, लेकिन रिसीव कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में रिसीव हुआ है सर। यानी 65 लाख को ना आपको हटाना पड़ेगा सर, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। जो बैलेंस 60 लाख है ना सर, बैलेंस 60 लाख कह रहा है, बैलेंस 60 लाख कुछ नहीं बोला, बैलेंस 60 लाख को हम इंडिया मानेंगे, इसका 5% इंडिया में टैक्सेबल करा देंगे, यानी कह रहा हूँ 3 लाख रुपए की डीम्ड पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। लेकिन सर जो बाकी 65 लाख है ना, इसको हम निल करेंगे सर, इसको इंडिया में अक्रूड ही नहीं मानने वाले। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। Atlant Italy company incorporated in France was engaged in manufacturing, trade and supply of equipments and service of GSM cellular radio telephone system। बाप रे, बड़ी भारी भारी चीजें बोल दी, लेकिन डायग्राम बना देंगे सब आसान हो जाएगा। एटलांटिक, एटलांट, सीधे सीधे क्या कहते हैं, इक्विपमेंट की बात करें, यानी सर रॉयल्टी की सर्विसेज दे दी। हमको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, रॉयल्टी की सर्विसेज दी होगी। It has supplied hardware and software to various entities in India. Software licensed by the SSC is embodied in the process which is required to control and manage the specific set of activities involved in the business use for its customer and also available to the customer who carry out their business activities. The assessing officer contended that consideration is for supply of softwares and it constitute royalty under section this। कह रहा है क्या 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 सर, एयरलाइंस ने क्या, ये एटलांटा ने क्या काम किया सर, हार्डवेयर दे देते थे, हार्डवेयर के अंदर सर सॉफ्टवेयर भी एम्बेडेड साथ में रहता था, और सर इसके बदले सर एक सिंगल लमसम पेमेंट हुआ कर जाता था, लमसम पेमेंट हुआ करता था। सरकार बोलती, एओ बोलता है तुमने लमसम पेमेंट किया ना सर, दिस इज फॉर रॉयल्टी, सर रॉयल्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इस सेक्शन में सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 6 में टैक्सेबल हो जाती है रॉयल्टी की इनकम। अब बताओ सरकार को कौन बताए, सरकार को कौन बताए। तुमको राहुल सर ने बताया हुआ था अपनी क्लास में कि सर अगर आप कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ में पेमेंट कर रहे हो ना सर, तो आप ऐसा मानते हो कि सर हार्डवेयर का पेमेंट किया हुआ है। मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप खरीदते टाइम मैंने अगर 70,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, जिसमें मेरे को 20,000 रुपए माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर मिल रहा है, 50,000 रुपए का हार्डवेयर मिल रहा है, क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि मैंने टोटल 70,000 रुपए हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट किया हुआ है? ना जी, ना जी, एक पूरा पूरा एक कॉम्पोजिट सप्लाई है सर, टोटल में हार्डवेयर ही मानूंगा सर, इसको मैं रॉयल्टी नहीं ट्रीट करने वाला सर, इसको रॉयल्टी नहीं ट्रीट करने वाले। यानी एओ का कंटेंशन गलत है, एसएससी का कंटेंशन सही है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है एबीओआई टेस्ट का, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन, स्वीट सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन, स्वीट सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन, आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। सिंगटेल, एयरटेल नहीं, सिंगटेल लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर में इसलिए सिंगटेल। कहते हैं 55% शेयर्स होल्ड करते हैं ऑफ इट शेयर्स आर हेल्ड बाय द गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा,
सिंगटेल इंडिया में, गोदावरी है इंडिया की, और सर यहाँ पे है सिंगटेल। कह रहा है 55% ऑफ इट्स शेयर आर हेल्ड बाय गोदावरी। सर गोदावरी 55% शेयर होल्ड करती है, यानी क्या मैं कह सकता हूँ सब्सिडरी है ये, और ये पेरेंट कंपनी है। ठीक है सर है। प्रीवियस 23-24 की इनकम्स बताई गई है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सिंगटेल इफ इफ कहते हैं 8 बोर्ड मीटिंग्स में 3 इंडिया में हुई हैं और 5 सिंगापुर में हुई हैं। सर रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनियां कैसे निकालते थे? सर दो चीजें देखते थे। एक देखते थे सर पहले तो क्या इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, नहीं, अगर नहीं तो पोयम देखते थे। अगर पोयम देखने की जब बात आती थी ना, पोयम की देखने में ना अपने को दो चीजें देखनी पड़ती थी सर, या तो एबीआई टेस्ट मीट हो जाए या तो सर अदर कंडीशंस मीट हो जाए। एबीआई टेस्ट में क्या होता था सर, 4+1 कंडीशन। एक कंडीशन कौन सी सर, बोर्ड मीटिंग सर इंडिया में मेजोरिटी इंडिया के बाहर होनी चाहिए। सर पहली कंडीशन तो मीट हो गई ना सर, बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है। बाकी 4 चीजें आपको देखनी पड़ती थी सर। 4 चीजें कौन कौन सी होती थी? आपकी टोटल इनकम जो हो रही है ना, उसका लेस देन 50% पैसिव इनकम होना चाहिए। टोटल एसेट्स का लेस देन 50% ऑफ द एसेट इंडियन एसेट्स होने चाहिए। टोटल एक्सपेंसेस, पेरोल एक्सपेंसेस का लेस देन 50% ऑफ द एक्सपेंस इंडियन एम्प्लॉइज का पेरोल होना चाहिए। और टोटल एम्प्लॉइज का लेस देन 50% ऑफ द एम्प्लॉइज इंडियन एम्प्लॉइज होने चाहिए। जब आपने चारों कंडीशन फुलफिल कर लोगे ना, मान लिया जाएगा कि आप एबीआई टेस्ट मीट करो, आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, और सर आपका पोएम इंडिया के बाहर मान लेंगे और नॉन रेजिडेंट ट्रीट कर देंगे। सीधे से देखते हैं एक बार इसको। देखना, सबसे पहले बात करते हैं जो दिया उसके बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू इंडिया के 120 के हैं, सिंगापुर के 80 के हैं। इंटेंजिबल एसेट्स 50 के हैं, 200 के हैं। अदर एसेट्स कितने के हैं सर? 40 के और 120 के। एक बार टोटल एसेट्स निकालो ना, कितने हो रहे हैं? इन 6 के 6 गोलों का टोटल करो। कर रहे हो ना मेरे साथ में? सर कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं। 610 के टोटल एसेट्स है, इसमें से इंडियन एसेट्स का एक बार टोटल करो कितना हो रहा है? 120 प्लस 50 प्लस 40। सर इंडियन एसेट्स सिर्फ 210 के ही हैं, यानी लेस देन 50% ऑफ द एसेट इंडियन एसेट्स हैं। यानी सर पहला कंडीशन तो हमने मीट कर लिया सर, एसेट्स वाला हमने कंडीशन मीट कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है सर? इनकम देखते हैं। टोटल इनकम का लेस देन 50% इनकम पैसिव इनकम होना चाहिए। सर इनकम कितनी बोल रहा है सर? 25 लाख की इनकम है सर, 50 लाख की इनकम है। इसको अलग कर लो यहाँ पे, ठीक है? 25 लाख की इनकम, 50 लाख की इनकम, प्लस ये सारी इनकम तो ऊपर इंक्लूडेड है, इसको इग्नोर करो। सर डिविडेंड की इनकम कितनी है? 20 की, और यहाँ पे 15 की इनकम है। टोटल एक बार टोटल इनकम निकालो कितनी, और टोटल इनकम 25 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 15, यानी टोटल इनकम कह सकता हूँ क्या कि 110 लाख की टोटल इनकम है। सर इसमें से पैसिव इनकम कितनी है? पैसिव इनकम कौन कौन सी होती है सर? रेंट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, या फिर सर जो भी ट्रांजेक्शन आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से कर रखे हैं, आपने खरीदी बिक्री दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से कर रखी है सर, वो भी आपकी पैसिव इनकम हो जाती है। यानी मतलब सर कौन कौन सी इनकम पैसिव इनकम हो गई इसमें से? सर कह रहा है कि जो जितनी भी इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है, ये तो पैसिव है ही है। जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है सर, ये तो पैसिव होगी ही होगी। प्लस सर कहता है जो भी वेयर बोथ परचेज एंड सेल्स आर मेड फ्रॉम और टू एसोसिएट एंटरप्राइज, ये भी सर पैसिव इनकम हो जाती है। यानी चारों ब्लू गोलों का अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना होता है? 15 प्लस कितना होता है? 35, यानी 50 लाख 50 होता है ना मेरा। यानी टोटल इनकम में से 50 करोड़ की इनकम मेरी पैसिव है। 110 की टोटल इनकम, यानी कह सकता हूँ क्या कि लेस देन 50% ही टोटल इनकम है। यानी सर क्या मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि सेकंड क्राइटेरिया जो इनकम का क्राइटेरिया होता है सर, वो भी मेरा मीट हो जा रहा है। सर उसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं हमारे? 160 के। और इंडिया के एम्प्लॉइज कितने? 70 के। लेस देन 50% वाला क्राइटेरिया, एम्प्लॉय वाला क्राइटेरिया मीट हो जा रहा है। सर पेरोल एक्सपेंसेस दिखने से ही कम लग रहा है सर, सीधे सीधे आप कर सकते हो, पेरोल भी आपका मीट हो रहा है। यानी सर एबीओ टेस्ट के चारों पैमानों में खरी उतर रही कंपनी। प्लस कह रहा है मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर की है। यानी क्यों तुम इसको रेसिडेंट बनाना चाहते हो? सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट बोल दो ना, बोल दो ना नॉन रेसिडेंट है। सीधे सीधे पोएम ऑफ कंपनीज आउटसाइड इंडिया and is presumed to be outside India if majority of the board meetings are held outside India। इसलिए सिंगटेल का ना, सिंगटेल वुड बी नॉन रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। बताओ क्या समझ में आया क्या? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा ही दिलदार क्वेश्चन था, ठीक है? बड़ा ही दिलदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। स्टाइल इंक, a notified foreign institutional investors derive the following income from the financial year 23-24। एक नोटिफाइड एफआईआई है सर। एफआईआई का टैक्स रेट क्या होता है? सब कुछ नॉर्मल जैसे चलता था सर। क्या याद था? एक बार याद करवाओ ना, कैसा था? 115 डी में हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? जितने भी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था ना, 112 ए वाला 10% से होता था 1 लाख के ऊपर।
प्लस बाकी सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कितने से होते थे सर? 10% से होते थे सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 111 है वाले 15% से और बाकी सारे 30% से। जितनी भी इन्वेस्टमेंट इनकम्स हुआ करती थी ना, डिविडेंड इंटरेस्ट, वो 20% से होती थी और आरडी भी 5% से होता था, अगर आपने 30 जून 2023 से पहले ले रखा है। यही सब हमने पढ़ रखा था। एक बार वापस इस पे आते क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन आरडीबीज। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, मांग क्या रहा है? मांग रहे टोटल इनकम बताओ और टैक्स लायबिलिटी बताओ। मैं एक बार दोनों निकाल के दिखाते हैं आपको, टोटल बताते हैं आपको। कह रहा है सर टोटल इनकम कितनी? 850 की तो इनकम है ही ना, इसको 850 की इनकम को लो ना यहाँ पे, 850 की इनकम लो। इस पे टैक्स कितना लगेगा? सीधे से 5% टैक्स लगेगा। 5% टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं ना, 42,500 का टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आरडीबी इशू कब कर रखे? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इशू कर रखे हैं। ठीक है। डिविडेंड कितना है सर? डिविडेंड को भी टोटल इनकम में ऐड करेंगे ही करेंगे ना। डिविडेंड पे कितना परसेंट टैक्स लगता है सर? एफआईएस के लिए 20% टैक्स रेट है ना, तो सीधे सीधे 124 का डिविडेंड पे टैक्स लग जाए। ये इनकम है, ये टैक्स है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 26,000 रुपए खर्चा कर रखा है इनकम को कमाने के लिए। क्या खर्चे अलाउ होते हैं क्या सर? कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट तुमको दे रहे हैं, 20% से टैक्सेबल करा रहे हैं। उसके बाद तुम कंसेशन भी चाहिए, सरकार कहते नहीं देने वाले। 1732 की आप इनकम को फ्लैट 20% से टैक्सेबल कराओगे। कितना आ रही इनकम? कितनी हो रही? 34, 64, 1, 2। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? बॉन्ड्स ऑफ जे लिमिटेड। सर एक कंपनी के बॉन्ड्स बेचे हुए हैं उसने। खरीदा कब था? 2017 में। बेचा कब सर? 2024 में। यानी क्या मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म बॉन्ड से, यानी जो भी कैपिटल गेन होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है। सेल्स प्रोसीड कितना है? 47 लाख का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 32 लाख रुपीस का। सर बॉन्ड में अपने को वैसे भी इंडेक्सेशन मिलता नहीं है, बॉन्ड में इंडेक्सेशन मिलता नहीं है अपने को सर। यानी कैपिटल गेन कितना हो गया अपना? कैपिटल गेन 15 लाख का हो गया। और कैपिटल गेन टैक्सेबल कितने से होगा सर? कैपिटल गेन हमारा कौन सा 112 वाला तो है नहीं, 112 वाला तो है नहीं, यानी सीधे से 10% से टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं मैं कह सकता हूँ 1.5 लाख रुपए का सीधे से टैक्स लग जाएगा इस पे। अरे बताओ ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहे हैं लिस्टेड शेयर्स बेचे हैं ई लिमिटेड के। खरीदे कब थे? मई 2023 में खरीदे और फरवरी 2024 में बेच दिए, यानी सर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से कम का है। लिस्टेड शेयर्स हैं, यानी सर इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा लगेगा? 112 ए वाला सर, 111 ए वाला लगने वाला है। यानी सर जो भी डिफरेंस है सेल्स कॉस्ट का, सर जो भी डिफरेंस है इस पे 15% टैक्स लगाएंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1240 माइनस 780। सर 4,60,000 रुपए पे सीधे सीधे ना 15% से टैक्स लगा देंगे हम। 15%, 69,000 से यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को इसने बेचा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में क्या कह रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सीधे सीधे दिख रहा है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। कौन सा लगता था? याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, एक बार डिफरेंस निकालो। यानी कह सकता हूँ क्या 4,68,000 का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। किस रेट से टैक्सेबल हो जाएगा सर? इतने रेट से होगा। 111 में तो नहीं आ रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सीधे से 30% टैक्सेबल कराऊंगा। 1404 1 2 3। एक बार टोटल इनकम और टैक्स का टोटल करो। मैं टोटल इनकम कर नहीं रहा, मैं सिर्फ टैक्स का टोटल कर रहा हूँ, मुझे बताना सही है कि नहीं। 872 300। इसमें एजुकेशन सेस ऐड करूंगा। एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले एक बार टोटल इनकम ही निकाल लेते हैं, टोटल इनकम ही निकाल लेते हैं। 62,000 56,30,000 रुपीज का मेरी टोटल इनकम है। सर क्या सरचार्ज लगेगा क्या इस केस में? नहीं जी, इनकम टोटल 1 करोड़ से कम की है। सर सरचार्ज लगता भी है क्या एफआईआई के लिए? हाँ, सरचार्ज इज एज गुड एज, ये जो एफआईआई है ना, एज गुड एज फॉरेन कंपनी है। इनको सर कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज लेंगे ना 2%। अगर 10 करोड़ ज्यादा इनकम है तो लेंगे ना सरचार्ज 5%। तो सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा, इनकम 1 करोड़ से कम की है, टैक्स इतना आ गया अपना, इसलिए इसमें कोई 872 300 में कोई सरचार्ज नहीं लेंगे हम। 872 300 में कोई सरचार्ज नहीं लेंगे, सीधे सीधे 4% एजुकेशन सेस ले लेंगे। 907 190 रुपीज का मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही है। एक बार चेक करो ना आंसर क्या कह रहा है। 907 190, 907 190 टोटल इनकम निकालो। 563 ट्रिपल 000, 563 000 000।
सिंगल जीरो होते हैं। ऐसे सॉल्व करके चल रहा है। इसी चीज को क्या आप खुद से नहीं कर सकते? मुझे बताओ, क्या दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने? थोड़ा सा बस कंसेप्ट थोड़ा ढीला है, कंसेप्ट पढ़ने में दिक्कत होती है। भाई रिवीजन वीडियो डाल रखा है बहुत सुंदर, सिर्फ सवा घंटे में पूरा कैपिटल गेन, पूरा एनआर टैक्सेशन सॉल्व कर रहा है वो भाई। यूज करो, तुम्हारे भले के लिए, मेरा क्या उसमें। मैं तो फिर रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं फिर समझाता रहूंगा। फायदा तुमको लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। 24 में ना मुझे आपका सॉलिड अटेंशन चाहिए, सॉलिड अटेंशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 ना, मैं आप बोलूंगा डबल स्टार रेटेड क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार रेटेड मार्क करके चलो। क्या कह रहा है? XYZ is an Indian company engaged in business of manufacturing and packaging of material having its manufacturing facility in India. XYZ is wholly owned subsidiary of Flix Inc., a company incorporated in country M. क्या कह रहा है? सुनना, XYZ है, it is सर wholly owned subsidiary of किससे? Flix की, सर कंट्री M में। ठीक है, कोई बात नहीं। Angelo and James, a citizen of and resident of country M, each hold 50% of the shares of the Flix Inc. Angelo and James each have invested equivalent 100 करोड़ रुपए 1 अप्रैल 2015 को। यानी क्या मैं कह सकता हूँ फ्लिक्स इंक के दो शेयर होल्डर्स हैं सर, एंजेलो और जेम्स। सर उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? 100 करोड़ की एक ने कर रखी है, 100 करोड़ की दूसरे ने कर रखी है सर, यानी 1 अप्रैल को कर रखी थी, यानी मैं कह सकता हूँ 1 अप्रैल 2015 को कर रखी थी, यानी सारी की सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, एक बार आ गया। एंजेलो और जेम्स ने को एक ऑफर आया जो कि फेयर था, उन्होंने अपना पूरा कंपनी ना सर ईशान को बेच दी, जो कि सर रेसिडेंट है सर 350 करोड़ ईच में। यानी सर ये जो 100 करोड़ की कीमत और ये 100 करोड़ की कीमत है ना, ये दोनों इन्होंने बेच दी ईशान को, ईशान को बेची एट रुपीज 350 करोड़ ईच। सर एक बात बताओ, बायर नॉन रेसिडेंट, सेलर नॉन रेसिडेंट, ट्रांसफर हो रहा है किसी कंपनी का जो कि नॉन रेसिडेंट है। सर कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ये कंपनी अगर इंडिया के एसेट से डिराइव करती थी ना वैल्यू, अगर ये कंपनी इंडिया के एसेट से डिराइव करती है ना वैल्यू, उस केस में ना सर इस कंपनी का जो कैपिटल गेन हो रहा है ना एंजेलो और जेम्स के हाथ में, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार कैपिटल गेन तो निकालो पहले। कैपिटल गेन सर एंजेलो के हाथ में कितना होगा सर? 360 से 350 माइनस 100, यानी 250 का कैपिटल गेन होगा। सेम जेम्स के हाथ में भी इतना ही हो जाएगा, 250 करोड़ का कैपिटल गेन तो आ रहा है। कितना इंडिया में टैक्सेबल होगा, होगा कि नहीं होगा, ये निकालना अपने लिए मुद्दा है। इसको कैसे निकालते समझना पहले। कभी भी ना इनडायरेक्ट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, जो स्टेप्स मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखे हैं या आपको बुक्स में दे रखे हैं, आपको हूबहू वही स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले आप क्या करोगे ना, वैल्यूएशन डेट निकालोगे। वैल्यूएशन डेट कैसे निकालोगे? वैल्यूएशन डेट निकालने का तरीका क्या होता है? आप एक बैलेंस शीट की डेट पकड़ोगे और ट्रांसफर की डेट पकड़ोगे। एक बार इधर आओ कि बैलेंस शीट की डेट कौन सी है और ट्रांसफर की डेट कौन सी है। अकाउंटिंग ईयर 31 जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है वही, और बैलेंस शीट कब रिप्रेजेंट होती है सर? 31 दिसंबर 2022 को। और सर ट्रांसफर कब हुआ? 1 जून 2023 को ट्रांसफर हुआ। बैलेंस शीट की डेट पकड़ो और ट्रांसफर की डेट पकड़ो। सर बैलेंस शीट डेट डेट पकड़ो और ट्रांसफर की डेट पकड़ो। आप देखो पहले बुक वैल्यू ऑफ द एसेट को। आप हमेशा बुक वैल्यू ऑफ एसेट को पकड़ोगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट को पकड़ोगे। बैलेंस शीट की डेट और ट्रांसफर की डेट में क्या बुक वैल्यू ऑफ एसेट का डिफरेंस सर 15% से ज्यादा का है क्या? क्या इंक्रीज 15% ज्यादा का है क्या सर? यस 15% ज्यादा इंक्रीज है। अगर 15% ज्यादा इंक्रीज हो गया ना, आप इसको इग्नोर करो, इस पे आगे बढ़ जाओ। ये आपकी वैल्यूएशन डेट आ गई। इस दिन पे आपको एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, इस डेट को आप पूरी तरह से आगे चल के इग्नोर कर दोगे। अगर सर यही 15% से कम होता तो इसको भाव देते, इसको इग्नोर कर देते। सर इसको भाव देते, इसको इग्नोर कर देते अगर 15% से कम होता। एक बार वैल्यूएशन डेट फिक्स हो गई ना, अब वैल्यूएशन डेट पे अपने को देखना है क्या, क्या जो ये फ्लिक्स लिमिटेड है ना, ये डिराइव करती है इंडियन एसेट से वैल्यू? क्या डिराइव करती है? उसके लिए कैसे निकालते हैं सर? फॉर्मूला दे रखा है सर, एफएमवी ऑफ इंडियन एसेट अपॉन एफएमवी ऑफ होल कंपनी, एफएमवी ऑफ फ्लिक्स। सुनना, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ। 600 करोड़ के एसेट से इंडिया के होली ओन सब्सिडरी आपकी इंडिया वाली, यानी जितने भी एसेट्स है विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटी वो आपके ही एसेट हो गए। यानी सर 600 करोड़ आपके, 600 करोड़ की तो कीमत आपकी में सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडियन शेयर के कारण है। आपकी खुद की कीमत कितनी है सर? 1100 करोड़ की खुद की कीमत है। एक बात बताओ, तुम्हारी खुद को अगर तुम्हारी पूरी कंपनी बेचने जाऊं, अगर मैं तुम्हारी पूरी कंपनी बेचने जाऊं 1100 करोड़ की कंपनी में से 600 करोड़ तो सिर्फ तुम्हारे इंडिया की शेयर की कंपनी है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 600 डिवाइडेड बाय 1100 कितना होता है? 600
डिवाइडेड बाय 1100 कितना होता है? यानी मैं कह सकता हूँ 54% तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कंपनी में इंडियन कंपनी की वैल्यू है। यानी कह सकता हूँ क्या कि तुम इंडियन एसेट्स से अपनी वैल्यू डेराइव करते हो। यू डेराइव वैल्यू फ्रॉम इंडियन एसेट्स। यानी तुम्हारा जो ट्रांसफर होगा ना, यानी तुम्हारा फ्लिक्स का जब ट्रांसफर होगा ना, फ्लिक्स का, इसका टैक्स इंडिया में लगेगा। यानी जो ये कैपिटल गेन निकला ना 250 रुपए का, 250 करोड़ का, एंजेलो के हाथ में और जेम्स के हाथ में, ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। सर कितना टैक्सेबल हो जाएगा? जो रेशियो आपने निकाला ना, इसी रेशियो में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी क्या, मैं अगर शॉर्ट में बोलूं आपको, जो 250 करोड़ है ना, इंटू 600 डिवाइडेड बाय सर 1100 के रेशियो में टैक्सेबल हो जाएगा। इतना रेशियो में टैक्सेबल हो जाएगा। आई गेस इतना सॉल्यूशन ही नहीं कर रहा होगा दिया। उसने ऊपर ऊपर से ही सिर्फ बात कर रखी होगी। 136.36 करोड़ रुपीस इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे दोनों के हाथ में। एक बार सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है। would be taxable in India, कह रहे capital gain would be taxable in India. Shares of Flix shall be deemed to be situated in India. अगर वो directly indirectly substantially value derive करती है asset located in India से। शेयर्स ऑफ फिक्स लिमिटेड कैसे निकालेंगे? या तो सर 10 करोड़ से ज्यादा क्यों, या तो 51% ऑफ द टोटल एसेट से ज्यादा हो। सर स्पेसिफाइड डेट कौन सी हो गई? 1/6/2023 हो गई, क्योंकि सर उस दिन 1300 करोड़ है, जो कि 15% ऑफ द बुक वैल्यू से ज्यादा है। शेयर्स ऑफ फ्लिक्स वैल्यू सर कितने? 600 करोड़ के, और सर इंडिया ने उसके टोटल एसेट्स कितने से? 1100 करोड़ के। यानी सर कह सकता हूँ 54.54% तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एसेट्स के कारण वैल्यू आ रही है। यानी सर फिक्स फ्लिक्स के जो भी एसेट्स है ना, वो इंडिया में सिचुएटेड माने जाएंगे, जो भी कैपिटल गेन है वो इंडिया का माना जाएगा। तो एंजेलो और जेम्स के हाथ में जो भी कैपिटल गेन है ना, वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली कितना होगा नहीं बता रखा, वो निकलेगा इतना। ऐसे आपको चीजों को समझ के चलना है। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी इन सीए फाइनल। और मैं तुमको बताऊं, बड़ी खुशी देगी तुमको ये बात सुन के, जो अटेम्प्ट अभी हुआ ना, उसमें आरटीपी में यही क्वेश्चन पूछा गया था। जो अटेम्प्ट अभी हुआ ना, उसके आरटीपी में क्वेश्चन पूछा गया था। आप आरटीपी से करके आए क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होना मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 है। एबीसी सॉफ्टवेयर जायंट इन इंडिया, उसने 100% सब्सिडरी एसएसडी इंक इन स्विट्जरलैंड में चालू कर दी। The subsidiary SSG is mainly engaged in software and hardware services and data backup in 3 different countries, Switzerland, India और स्वीडन। जो एसएसडी की इंफॉर्मेशन है, एसएसडी 3 देशों में काम करती है। जो होल पेरेंट कंपनी है वो अलग, लेकिन जो सब्सिडरी है 100% सब्सिडरी, वो 3 देशों में काम करती है। सर सब्सिडरी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं? क्या पेरेंट से निकलता है क्या? ना ना ना, हमेशा सब्सिडरी का आपको अलग अलग असेस करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। कभी भी पेरेंट के रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर सब्सिडरी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड नहीं करता। ठीक है? कह रहा है सर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने हैं? एक बार निकालो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितने हो रहे टोटल। 24 प्लस 12 प्लस 24, 60 करोड़ के बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं। सर हमको क्या निकालना है? सीधे सीधे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, यही कह रहा होगा घूम फिर के आगे चल के। अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ पोएम निकालना है और डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। पोएम निकालने के लिए सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए पोएम देखते हैं। पोएम के लिए क्या देखते हैं? एबीओई टेस्ट देखते हैं। एबीओई टेस्ट में क्या होता है? 5+1 कंडीशन। एक कंडीशन कौन सी होती है? बोर्ड मीटिंग्स आपकी मेजॉरिटी इंडिया के बाहर होनी चाहिए, प्लस एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए सबसे पहली कंडीशन सर पैसिव इनकम, आपकी टोटल पैसिव इनकम 50% होनी चाहिए अप टू ऑफ टोटल इनकम। एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया कितने होने चाहिए? अप टू 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। यहाँ सर टोटल एसेट्स कितने हैं? 60 करोड़ के। इंडिया के एसेट्स कितने? 24 करोड़ के। यानी सर एसेट्स वाला क्राइटेरिया मीट हो जाता है। एसेट्स वाले क्राइटेरिया मीट हो जाता है सर, एसेट वाले क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या कहता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात कर रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का टोटल निकालो ना, कितना होता है? 68 के एम्प्लॉइज है। 68 में से 20% यानी एसेट्स भी इंडिया के बाहर, एम्प्लॉइज भी इंडिया के बाहर है। पेरोल की बात करो, पेरोल कितना हो रहा है सर? पेरोल एक बार निकालो ना, 5.4 5 प्लस 2 पॉइंट्स प्लस 4, 12 करोड़ का पेरोल है। 12 करोड़ में से 5 करोड़ का यानी लेस देन 50% इंडिया का एम्प्लॉइज का खर्चा है सर, ये भी मीट हो जाती है। सर टोटल इनकम कहता है 80 करोड़ की इनकम है। सर इस 80 करोड़ की इनकम में पैसिव इनकम निकालनी है। सर पैसिव इनकम कौन कौन सी होती है? जो एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदी करके आई है सर, ये पैसिव नहीं होती। सर एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदा भी है और बेचा भी है सर, ये पैसिव इनकम हो जाती है। सर सिर्फ और सिर्फ सेल एसोसिएट एंटरप्राइज को कर रखी है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कैपिटल गेन 8 करोड़ की हमारी पैसिव हो जाती है और 4 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट की इनकम हमारी पैसिव इनकम हो जाती है।
यानी हमारी पैसिव इनकम अगर मैं निकालूं कितनी हो रही है, तो 36 करोड़ की हमारी पैसिव इनकम हो रही है। 36 आउट ऑफ 80 करोड़ की इनकम पैसिव इनकम हो रही है सर, लेसर देन 50% है, यानी सर अपनी पैसिव इनकम वाला क्राइटेरिया मीट हो गया, हमारे चारों टेस्ट मीट हो जा रहे हैं, यानी सर इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहीं पे भी हो, इसको इसका पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा। प्लस सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह दिया उसने 5 मीटिंग में से 2 मीटिंग इंडिया में हुई, एक स्वीडन में, एक स्विट्जरलैंड में हुई, यानी सर मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर हो रही हैं। सर ग्रेटर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग सर इंडिया के बाहर हो रही है ना सर, इस केस में इस कंपनी का जो पोयम है इंडिया के बाहर माना जाएगा, ये कंपनी नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा बात है, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया है और पोयम इंडिया के बाहर चला जाएगा, एबीओ टेस्ट मीट कर जाता है, एक्टिव बेसिस आउटसाइड इंडिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 में अभी स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, सुनना क्या कह रहा है। स्टेट विद द रीजंस द फॉलोइंग आर सब्जेक्ट टू टैक्स और नॉट। तो डीमिंग इनकम बतानी है आपको, यानी ऑल इन ऑल आपको ये बताना है कि क्या वो इंडियन इनकम है कि नहीं। XYZ Limited is a broadcaster of news channel. It has made payments to Malayalam company having no PE in India for downlinking of news channel. एक बात बताओ, मैंने आपको रॉयल्टी पढ़ाते टाइम बताया था कि डाउन लिंकिंग ऑफ न्यूज चैनल को हम रॉयल्टी कंसीड्यूट कर देते हैं। सीधे सीधे आप लिख देना रॉयल्टी की डेफिनेशन में पूरी पूरी डेफिनेशन, प्लस लिख देना सर रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ जाता है डाउन लिंकिंग ऑफ न्यूज चैनल। सर जो भी पेमेंट किया ना सर वो सीधे सीधे आपका इंडिया में माना जाएगा, रॉयल्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, आपको ऐसे ऐसे लिख के आना है। सेकंड क्या कहता है, मिस्टर ए एक फॉरेन सिटीजन है एंड सर डायमंड मर्चेंट है किसमें, यूएसए का। उसने इनकम अर्न कर रखी कितनी, 100 करोड़ रुपए की। सर किससे, सर डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स एट भारत डायमंड ब्राउज नोटिफाइड स्पेशल नोटिफाइड इन सूरत। सर हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, सर एक चीज क्या पढ़ी हुई है हमने, हमने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स का डिस्प्ले कर रही है, एग्जीबिशन कर रही है इंडिया में, अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड का एग्जीबिशन कर रही है स्पेसिफाइड स्पेशल नोटिफाइड जोन्स में, सूरत के या किसी भी जोन में, उस इनकम को हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते, उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं कराते। लेकिन सर वो एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए लग रहा था। यहाँ पे मिस्टर एक इंडिविजुअल है सर, अगर मिस्टर एक इंडिविजुअल है तो सर इस केस में इसको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली, इसके लिए पूरी पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल करा दी जाएगी। बताओ क्या समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया। ओके सो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। ABC Inc., a company incorporated in Korea, entered into an agreement with XYZ, an Indian company, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द लैटर। सर यानी जो ABC Inc. है ना सर, सर्विसेज देगी किसको, XYZ को, फॉर सेटिंग अप पावर प्लांट इन गुजरात। सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर लिया सर, गुजरात के पावर प्लांट में सर बोला ऑफशोर यूनिट की भी सर्विसेज देंगे, ऑनशोर की भी सर्विसेज देंगे, लेकिन ऑफशोर दो ऑनशोर तो दे, तो एक ही इंडिया के बिजनेस के लिए रहे हो ना, पूरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। 3 करोड़ रुपए की सर्विसेज दे रहे हैं, प्लस कह रहे हैं 6% डिबेंचर दे रहे हैं 2 करोड़ रुपए की ऑनशोर के लिए। टैक्स इम्प्लीकेशन बताओ यार, दोनों इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे, सीधे से दोनों इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी। ये सीधे सीधे जो ये है ना, जो ये जो ऑनशोर सर्विसेज के लिए आप डिबेंचर इशू कर रहे हो सर, ये सीधे सीधे जाएगा तो आपका किसमें जाएगा, किसमें 7 में, रॉयल्टी में। लेकिन जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट आपका चला जाएगा 915 में। आपको इंटरेस्ट के लिए अलग टैक्सेबिलिटी बतानी पड़ेगी और सर रॉयल्टी एफटीएस के लिए अलग बतानी पड़ेगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर जो करके आए, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नीचे, और कुछ भी नहीं। इसको ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर रॉबर्ट एन इंडिया नॉन रेसिडेंट ऑपरेट्स अ शिप फॉर कैरियज ऑफ गुड्स, ठीक है, शिप ऑपरेट करता है, यानी सीधे सीधे 44B मान लो, 44B आने वाला है। पैसेंजर इन लाइफ स्टॉक्स इन दुबई मुंबई चेन्नई, ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स। सर रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया रिसीव हो गया ना, यस ऐड कर लो, इंडिया में रिसीव वन ऐड कर लो, कहीं पे कहीं का भी इंडिया में रिसीव वन ऐड कर लो। रिसीव्ड 50 लाख इन इंडिया, अरे कहीं का भी रिसीव वो ऐड कर लो, ठीक है, कहीं का भी रिसीव वो ऐड कर लो, कुछ मत सोचो, अरे ऐड कर लो। रिसीव्ड 60, अरे दुबई में रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ कैरियर्स फ्रॉम चेन्नई टू दुबई, अरे चेन्नई के लोगों का दुबई में मिला हुआ है ना, इसको भी ऐड करने वाले हैं। एक्सपेंसेस 195 लाख इग्नोर करने, ग्रॉस विनिंग्स हो रही 25 लाख रुपए की, इस 25 लाख रुपए को अलग से टैक्सेबल कराना पड़ेगा। कंप्यूट दी टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट या 24-25, ऑल्सो टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है, ऑज्यूम करो कि वो शिफ्ट आउट कर रहे टैक्स रिजीम से। सीधे सीधे इस इनकम को निकालूंगा, 200 प्लस 50 प्लस 65, 200 प्लस 50 प्लस 65 कितना होता है, 200 प्लस 50 प्लस 65 कितना होता है, 315 लाख होता है। शिप का काम करे यानी इसका 7.5% मेरे लिए डीम्ड इनकम हो जाएगी, यानी 23.625 लाख रुपीस की मेरी इनकम है, प्लस सर ये वाली 25 लाख रुपए की मेरी विनिंग्स की इनकम है,
ठीक है। इस पे स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा। कितने रेट से स्लैब रेट से टैक्स लगेगा? इसमें मान माइनस कर दूं 10 इंटू 0.3 प्लस, इस पे टैक्स कितना हो रहा है सीधे सीधे? प्लस 1.12, 5.2125 का इस पे टैक्स बन रहा है एज पर नॉर्मल टैक्स रेट्स। और इस 25 लाख पे कितना बनेगा सीधे सीधे? 7.5 लाख। इसको ऐड कर दो दोनों को, 5.2125, 12.7125, इस पे 4% एजुकेशन सेस ऐड कर दो, 13.21221, ये मेरा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 13.221 का टैक्स आना चाहिए। देखते हैं एक बार आंसर चेक करके। 13.221, 13,22,100, सेम आंसर आ रहा है। टोटल इनकम निकालो एक बार। टोटल इनकम कितनी है? 48,62,500। इन दोनों का टोटल कर लो, 48,62,500, सेम भाई आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन इतना बड़ा है लेकिन आंसर तुम्हारा 2 लाइन में आ गया। तुमको ऐसे ही स्क्रिबल करना है एग्जाम टाइम पे। तुम अफोर्ड नहीं कर सकते आखिरी दिन पे ही पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाला। इस क्वेश्चन को तो काट ही देना अगर नॉर्मल लग रहा है तुमको। क्या समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29? द नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड आउट बाय ब्रांच इन अ फॉरेन ऑपरेशन। ब्रांच दिमाग में आया तो क्या 44 सी आना चाहिए? क्या तुम्हारे दिल की घंटियां बजी जब तुम्हारे सामने ब्रांच आया 44 सी के नाम से? फिर कह रहा है पर फाइनेंशियल एंडेड 31 मार्च 2024, प्रॉफिट 20 लाख का है। 20 लाख का प्रॉफिट है। ओ माय गॉड, पीजीबीपी कितना है 20 लाख का? सर कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ये नीचे के खर्चे काटने के बाद 20 लाख का प्रॉफिट है। सर ब्रांच ऑफिस के जो खर्चे हैं वो काटने के बाद 20 लाख का, यानी कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है सर। एक लिमिटेड ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस ही अलाउ होते हैं सर। कितना? 1 लाख रुपए या 5% ऑफ एटीआई? 5% ऑफ एटीआई अलाउ होता है। 5% ऑफ एटीआई अलाउ होता है, यही अलाउ होता है ना। सरकार कहते हैं ठीक है एक बार एटीआई निकालना सीख लेते हैं। एटीआई कैसे निकालते हैं? एटीआई निकालते हैं, पीजीबी पहले उठाएंगे पूरा पूरा। उसमें सर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं क्या? इसको इग्नोर मारेंगे। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होता है, इसको वापस एड बैक नहीं करना। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जितना मैंने माइनस कर रखा है ना, इसको एड बैक करूंगा। 20 लाख में मैंने अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, कितना? 17 लाख का। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी फैमिली प्रमोशन के लिए कर रखा है मैंने 7 लाख का। 7 लाख, वैसे 7 लाख का 1/5 अलाउ हो जाता है, लेकिन आगे इसने कहा कह दिया 7 लाख इज ऑलरेडी 1/5, तो सीधे सीधे 7 लाख रुपए ऐड कर दूंगा फैमिली प्रमोशन का एक्सपेंडिचर 7 लाख का। सर क्या साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है क्या? साइंटिफिक रिसर्च में कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं एड बैक नहीं करूंगा, इसको आपको इग्नोर करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जितना माइनस कर रखा है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एड बैक कर दो 25 लाख का। सर जितने भी डिडक्शन है चैप्टर 6 ए के, डिडक्शन 20 लाख के सर, ये भी ऐड बैक कर दो। प्लस जितने भी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 125 की ऐड कर दो। मैंने इसका फॉर्मेट दे रखा है, यही 5 चीजें आपको ऐड करनी, इनके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करना। जहां आप इन सबको ऐड करोगे ना आपका आंसर आ जाए कितना? सीधे सीधे 214 की टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम आ रही है। 214 की एडजस्टेड टोटल इनकम आ रही है। सर इस 214 की एडजस्टेड टोटल इनकम में ना सिर्फ और सिर्फ 5% खर्चे निकालो कितने, और एक बार निकाले एडजस्टेड टोटल इनकम सही आ रही है, इसके 5% निकालो, यानी सर 10,70,000 रुपए के मेरे को हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं अलाउ होने वाले। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सुनना। सर क्वेश्चन में आपने पीजीबीपी कितना निकाला हुआ? पीजीबीपी पीजीबीपी निकाला हुआ, सीधे सीधे आपने 20 लाख निकाला हुआ है। इसमें डिसअलाउ कर दो, जितने खर्चे डाल रखे ना आपने सब डिसअलाउ कर दो। डिसअलाउ कर दो 125 और अलाउ कर दो कितने? प्लस 10.7 अलाउ कर दो। इतनी आपकी इनकम आ जाएगी, इतनी आपकी इनकम सीधे सीधे आ जाएगी। आपका आंसर इतने में ही आ जाएगा, इतना ही आपको करना है। 134.3 की आपकी टोटल इनकम बन जाएगी पीजीबीपी की। आई गेस आपका आंसर इतना ही है। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बस अपने को पता नहीं होता कि साइंटिफिक रिसर्च को ऐड बैक नहीं करना होता, ये बस नहीं पता होता। तो ये आप पता कर लो, इतना बता दिया मैंने, इसी के लिए वीडियो बनाए हैं। आपको ये चीज तो बन गई है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर सुमित, अ नॉन रेसिडेंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 का। क्या करना है? कंप्यूट द टैक्स पेबल, रिफंड ड्यू फॉर असेसमेंट ईयर दिस अकॉर्डिंग विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ एनआरआई। ओ, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनआरआई देखना है। ऑल्सो उसने कह दिया कि वो आउट कर रहा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, यानी वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहा है। एनआरआई, एनआरआई के ऑप्शनल प्रोविजंस में जाना है अपने को। ठीक है कर लेंगे। एनआरआई के जब भी हम स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं सर, दो चीजें याद आती हैं। एक तो एलटीसीजी ऑन फॉरेक्स एसेट 10% और इन्वेस्टमेंट इनकम पे 20%। इससे ज्यादा कुछ याद करना भी नहीं है उसमें। सीधे कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट, फॉरेक्स एसेट पे सर 31/7/2023 को खरीदा बेचा था। एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस इसके लिए कर रखे 80,000 रुपए के।
यानी सीधे मैं इसका कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे नहीं रखा, सीधे सीधे कह सकता हूँ 650 में से 80 आप माइनस कर दो, यानी कह सकता हूँ क्या कि 5,75,000 का मेरा कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कैपिटल गेन इतना हो गया। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर डिपॉजिट तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अलाउ होते हैं ना, डिपॉजिट तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अलाउ हो जाते हैं ना सर, यानी ये तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, नॉर्मल रेट से। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर ये चला जाएगा 20% से। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये भी हो जाएगा 20% से। ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को सब कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर रखी है सर। 2 लाख रुपए एनसीसी में एनएससी में डिपॉजिट कर रखा है, यानी सर 80सी में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या नॉन रेसिडेंट को मिलता है क्या 1.5 लाख का 80सी? अरे कभी भेदभाव किया ही नहीं 80सी ने। 80सी ने रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का भेदभाव किया ही नहीं, क्या सिर्फ 5 सेक्शंस भेदभाव करते हैं, 80 डीडी, 80 डीडीबी, 80 यू, 80 क्यूक्यू भी, 80 आरआर भी, ये सब भेदभाव करते हैं, बाकी कोई और भेदभाव नहीं करता। और 80 टीटीए भी भेदभाव करता है, लेकिन ये वाला 80 टीटीबी भी भेदभाव करता है, लेकिन ये 80सी कोई भेदभाव नहीं करता, सीधे सीधे मिल जाएगा आपको डिडक्शन। सर कह रहे हैं आपने ना इन्वेस्टमेंट कर दिया लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स में, कब? 31/12/2024 को 3 लाख रुपए का। एक बात बताओ, मैंने फॉरेक्स एसेट बेचा, उस पे कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए ना, सेक्शन 115F का डिडक्शन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर मिल जाना चाहिए। लेकिन एक फंडामेंटल दिक्कत है इस क्वेश्चन में। क्या फंडामेंटल दिक्कत है? सर बेचा कब शेयर? सर 31/7/2023 को बेचा, खरीदा कब है? 31/12/2024 को खरीदा है, यानी सर 6 महीने के गैप के बाद खरीदा है, यानी सर कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलने वाला। यानी जो कैपिटल गेन है ना 5,70,000 का, इस पे 10% से फ्लैट टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं टैक्स निकालूं सर, कितना टैक्स निकलेगा? एक बार निकालो ना इसका, सबसे पहले वाले का इसका टैक्स निकालना है, इसका टैक्स निकालना है, कितना निकलेगा? 57,000 का टैक्स आ जाएगा। इस 95,000 का टैक्स निकालना है, कितना आ जाएगा? 20%, 19,000 का टैक्स आ जाएगा। इस बैलेंस सर से 2,60,000 का 20% निकालना है, कितना निकलेगा? सीधे सीधे 52,000 का टैक्स निकलेगा यहाँ पे। और सर 720 का सर नॉर्मल टैक्स रेट्स निकालना है, टैक्स कितना निकलेगा 720 का? सर 720 का अगर नॉर्मल में टैक्स निकालना है तो कितना हो जाता है? तो सर 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, सर 2.5 लाख से 5 लाख सर 12,500, फिर 5 लाख से लेके 720 तक, 5 लाख से लेके 720 तक 20% कितना हो जाता है? 220 इंटू 20%, 44,000, 44,000 प्लस 12,500, इतना टैक्स हो जाएगा मेरा, कितना? 56,500 का टोटल टैक्स निकालूंगा मैं। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कुछ गड़बड़ कर दी। सर इसमें 720 की इनकम तो है ही नहीं ना, 720 की इनकम नहीं है। 720 की इनकम में सर डिडक्शन भी तो मिलेगा इसको 1.5 लाख का। 740 की इनकम पे, 740 की इनकम है भाई साहब, 740 की इनकम में 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। कितना हो गया अपनी इनकम? 740 की इनकम माइनस 1.5 लाख का डिडक्शन, माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500, यानी ये मेरा टैक्स आ जाएगा सीधे सीधे 30,500 का टैक्स आ जाएगा, 30,500 का टैक्स आ जाएगा। इस चारों टैक्स को ऐड करो, 57,000 प्लस 19,000 प्लस 52,000 प्लस 30,500 का टैक्स आ जाएगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ टैक्स कितना हो गया? 158,500। इस पे मैं एजुकेशन से ऐड करूंगा कितना? 6,340 का, यानी मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाती है? 164,840। मेरा टीडीएस डिडक्टेड कितना है? 183,800 का, माइनस कर दो 183,800 का। आपका सर रिफंड आ रहा है सीधे सीधे 18,660 का, 18,660 का रिफंड आ गया। एक बार आंसर चेक करो, क्या यही है क्या? 18,960 का आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी होगी मैंने लिखने में 300 रुपए की, बाकी सब सही है। ये 960 है, माइनस करोगे सही आएगा, मैंने कैलकुलेटर पे गलत जगह लगा दिया। तो आपका रिफंड भी बिल्कुल सेम आ गया। क्या बताओ ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी क्या? सर बेसिक्स तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट? इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, कौन सा था? एक सेकंड के लिए रुकना।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना ये डिडक्शन वाला कि इन्वेस्टमेंट में ना कोई इन्वेस्टमेंट में डिडक्शन नहीं मिलने वाला, इसमें नहीं, ये वाला पॉइंट। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि आपने 6 महीने में नहीं कर रखा। बाकी इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। इस पूरे क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन जो स्टार वाला पोर्शन है, उस पे आप नज़र ज़रूर घुमाएँगे। एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का ये पॉइंट ज़रूर देख के जाना, क्योंकि 6 महीने वाला पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा अदरवाइज़। ठीक है? Examine the tax consequences in respect of FTS received by Mr. Tom Sawyer, a non-resident from Ganga. Sir, Indian company पे कर रही, always taxable. इंडियन कंपनी पे कर रही, ऑलवेज टैक्सेबल। लेकिन सर दो केसेस में टैक्सेबल नहीं होता। अगर सर एफटीएस इंडिया के बाहर किसी बिजनेस के लिए पे कर रहे हो, या इंडिया के बाहर कोई अदर सोर्सेज की इनकम कमाने के लिए एफटीएस पे कर रहे हो ना सर, उस केस में नॉन टैक्सेबल हो जाता है। सर किस रेट से टैक्सेबल हो जाएगा? सर अगर इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है ना, तो 20% से। अगर डीटीए कुछ बोल रहा है ना, तो इनकम टैक्स और डीटीए व्हिचएवर इज लोअर से। अगर डीटी डबल ए कुछ है ही नहीं, तो फिर किस रेट से? इनकम टैक्स वाले रेट से टैक्सेबल हो जाता है। सर कहते हैं इंडिया का डीटी डबल ए नहीं है, किस रेट से टैक्सेबल कराओगे? 20% से करा लेंगे। किससे? 115 ए वाले सेक्शन से 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। सर इंडिया का डीटी डबल ए है उस देश में, और डीटी डबल ए कहता है 10% से। भाई साहब डीटी डबल ए के सामने प्रणाम सर, 10% सीधे सीधे। और सर कहता है अगर इंडिया का डीटी डबल ए है और डीटी डबल ए 25% कहता है, जो बेनिफिशियल टैक्स रेट हो यानी 20% से हो जाएगा। यही आंसर लिखा होगा आपको सब जगह। सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पहले केस में 20%, दूसरे केस में 10%, तीसरे केस में 20%। यही आंसर कहेगा। एक बार आगे देखते, कुछ और भी कह रहा है क्या? The FTS is utilized by Ganga for its business in Calcutta. Assume Tom Sawyer is resident of country and he has no fixed place in business in India. Would your answer change if he has fixed place in profession India? अगर उसका कोई fixed place और business profession इंडिया में हो जाता, फिर क्या करते? फिर नॉन रेसिडेंट वाले प्रोविजंस नहीं लगते। फिर क्या होगा सर? उसको 44 डीए के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ जाएंगी, जितने रिसीट्स है लेनी पड़ जाएंगी। उस रिसीट्स में सारे खर्चे माइनस करेगा, उस खर्चे माइनस करेगा तो 40% से टैक्स भरेगा। ऐसे प्रोविजंस आगे चल के उसके सर पे आ जाएंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? इसमें इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। आपको प्रोविजन बनता है तो इसको आंसर लिखने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखना, लॉर्ड इंक ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इनकम बाय द वे ऑफ एफटीएस कितना? 3 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रॉम यमुना लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी को एक रेसिडेंट कंपनी एफटीएस का पेमेंट कर रही है, किसी कारण? एग्रीमेंट बिटवीन यमुना एंड लॉर्ड्स विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सर रॉयल्टी एफटीएस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई पीई नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड कितने? 28 लाख के हैं। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ अबव सम इन द हैंड्स ऑफ लॉर्डिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स इफ एनी टू फाइल द रिटर्न इफ लॉर्ड डज नॉट हैव एनी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। सर अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं तो कैसे क्या होगा? सीधे सीधे 3.2 लाख की जो 3.2 सीआर की इनकम है ना, इसमें सर 115 ए में 20 प्लस 4% से हम टीडीएस काट के पेमेंट करने वाले हैं। यही आपका टैक्स हो जाएगा, और एक बार टीडीएस कट गया ना, आपको फिर आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी नहीं आती। आपके ऊपर यही लायबिलिटी होगी। आंसर एक बार देख लो, सेम टू सेम यही आंसर आपको मिल जाएगा। 20 प्लस 4% के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ट्वेंटी एट लाख पे कोई खर्चे भी अलाउ नहीं होते इस केस में। बस एक चीज का और ध्यान दे देना, यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान दे देना सर, क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ज्यादा की है ना, इनकम इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ है ना, तो 20 तो लोगे ही लोगे, 4% का सरचार्ज भी लोगे, लेकिन सर 2% का ना एजुके वो भी लोगे, आप सरचार्ज भी ले लोगे। क्योंकि सर 1 करोड़ से ज्यादा वाली इनकम, 10 करोड़ से कम वाली इनकम में 2% एजुकेशन सरचार्ज देते थे हम फॉरेन कंपनी के लिए। तो आपके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी बन जाएगी? 20 प्लस 2% प्लस 4% अगर मैं बोलूँ तो 21.216% बन जाएगी। इसमें आपको ये चीज का ध्यान लेके चलना पड़ेगा कि एजुकेशन सेस के साथ साथ सरचार्ज भी आपको जोड़ना है इसमें 2% का। कि जैसे ही आप जोड़ोगे इसको, आपका सीधे-सीधे आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 2 में और पार्ट 2 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पार्ट है। सर आप सारे पार्ट्स को अच्छा बोल रहे हो। अरे यार मेरे अच्छा बोलने से तुम फोकस करने लग जाओगे तो मैं तो सबको अच्छा बोलूँगा, ठीक है? इफ लॉर्ड इंक, जो इंपॉर्टेंट है ना मैं स्टार मार्क करा दूँगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है? If Lord Inc. has a permanent establishment and contract agreement with Ganga Yamuna for rendering technical services effectively with that PE, examine the taxability based on the following. कहते हैं अगर गंगा यमुना सर उसका अगर कौन सी कंपनी थी, कंपनी कौन सी थी? इफ लॉर्ड्स इनका, सर लॉर्ड इनका अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में, उस केस में कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी? सर फिर सीधे पीएनडल बनाना पड़ जाएगा ना। देखो सीधे सीधे एफटीएस बनाएंगे, एफटीएस 3.2 सीआर का एफटीएस आ गया। एक्सपेंसेस इसके आ जाएंगे कितने? 28 लाख के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अर्न्ड फ्रॉम अदर कंपनीज इन परसुएंस विद द एग्रीमेंट। सर 2 करोड़ रुपए को यहाँ इनकम ले लोगे। सर एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग सच इनकम 21 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। सर क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर नॉट होलली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस, इसको आप इग्नोर कर दो। एक्सपेंसेस पेड बाय पी टू एचओ, सर ये भी डिसअलाउ कर दो। सिर्फ इतना इतना आपको अलाउ हो जाएगा, इतना इतना आपके हाथ में आ जाएगा। 3.2 प्लस 2 माइनस सर कितना हो जाता है? 28
-21 3.2 प्लस 2 प्लस यानी 4.71 करोड़ की इनकम। एक बार चेक करते हैं आंसर क्या कह रहा है। लॉर्ड इंक हैज पी इन इंडिया एंड सर्विसेज उस पी से ही दी जा रही हैं, तो फिर उसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ जाएंगी एज पर 44 डीए। सर इतने खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे 49 लाख के, और इनकम कितनी 5.2 करोड़ की। सर लेकिन जो 8 लाख का डिडक्शन है ना सर, वो अलाउ नहीं होने वाला। और सर जो 14 लाख का है वो भी नहीं होने वाला। इसने कोई कैलकुलेशन नहीं कर रखा सर, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी पड़ जाएगी, उसको ऑडिट भी कराना पड़ेगा और रिटर्न फाइलिंग भी करना पड़ जाएगा। फालतू फालतू कचरा दे रखा है जो मैंने आपको कर रखा है, यही आंसर है इसका। ठीक है, लेकिन आपको लिखना वैसा पड़ेगा जैसे इसने दे रखा है। ठीक है, लिखने में आपको सिर्फ आंसर कचरा नहीं समझना, इज्जत से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। मिस्टर बिस्ट, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को गड़बड़ को भी टैकल करना है। ठीक है, इसलिए फोकस बना के रखना है आपको। एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उनको पैसा मिला, ब्याज मिला, किससे 12 लाख रुपए, किससे इन्वेस्टमेंट मेड इन नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड सेटअप इन इंडिया फॉर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन 1047। फर्दर उसने 15,000 रुपए खर्चा किया उस पैसे को कमाने के लिए। एग्जामिन टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ बोथ मिस्टर बिस्ट एंड फंड, दोनों के हाथ में बता दो। कंक्लूजन को भी बता देना एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन बोथ दी सिचुएशंस। मिस्टर बिस्ट ने पेमेंट किया, सर मिस्टर बिस्ट को इंटरेस्ट का पेमेंट मिला नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड से। जब कभी भी नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड पेमेंट करता है ना, तो इंटरेस्ट पे 5% टीडीएस काटता है और 5% से ही सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। सब कहाँ पड़ा हुआ था, 115 ए में इंटरेस्ट की टैक्सेशन में हम पढ़ के आए हैं। तो मिस्टर बिस्ट के हाथ में सीधे से 5% टैक्सेबल हो जाएगा, 5% टीडीएस कट के आएगा और नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड को 5% से ही टीडीएस काट के चलना है। लेकिन सर इसको दो चीजों में बताना है। सर जब मिस्टर बिस्ट जो है ना, वो नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में है या फिर मिस्टर बिस्ट आउटसाइड नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में है, मतलब सर क्या हुआ। मिस्टर बिस्ट अगर नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में है ना, तो फिर नोटिफाइड इंफ्राडेट फंड ना सीधे सीधे 30% प्लस 4% से टीडीएस काटेगा, और मिस्टर बिस्ट के हाथ में भी उतनी इनकम जाएगी, कटने के बाद ही इनकम जाएगी। लेकिन अगर मिस्टर बिस्ट आउटसाइड नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया है ना, तो उनके ऊपर 5% से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर, रेगुलर क्लास में मैंने बताया, फास्ट ट्रैक क्लास में बताइए मैंने, कभी भी एनजे को, अगर आप पेमेंट एनजे को पेमेंट कर रहे हो ना, पेमेंट मेड टू एनजीओ, उसमें टीडीएस 30% से काटना होता है, टीडीएस 30% से काटना होता है। डज दैट मीन कि एनजे में जो रेजिडेंट पर्सन हो गया सर, उसके लिए वो टैक्सेबल भी 30% से हो जाती है? डज दैट मीन कि वो टैक्सेबल भी 30% से हो जाती है? अरे ना बाबा ना, वो चाहे तो इसका रिफंड ले सकता है आगे चल के, अगर सोर्स प्रूफ कर दिया उसने तो। सर टीडीएस ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए 30% लगाया जाता है, उसकी इनकम 30% टैक्सेबल नहीं होती, वो तो एनजे के जो रूल्स है उस बेसिस पे उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी ना। ऐसा आपको ध्यान देके चलना है। कहते हैं वैल्यू और आंसर चेंज इफ मिस्टर बिस्ट ने कोई टेक्निकल सर्विसेज कमा रखी इंस्टेड ऑफ कोई भी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के कारण। सुनना ध्यान से, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर मिस्टर बिस्ट ने ना इंटरेस्ट के बदले कोई एफटीएस कमा रखा है? सर मिस्टर बिस्ट कहां पे, दो केसेस में अपने को बताना है सर, या तो नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, अगर नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में है तो मिस्टर बिस्ट की जो भी इनकम है सीधे सीधे 30% प्लस 4% से टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन आउटसाइड नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया है ना, उस केस में कितना होगा सर, 20 प्लस 4% से टैक्सेबल हो जाएगी। उस हिसाब से अपने को लेके चलना है आंसर में। लेकिन क्या किया ना इसने, पहले तो इसने बताया कि 115 ए का टैक्सेशन बताता है ऐसा, फिर मिस्टर बिस्ट को बोला सर एनजे का पार्ट है, एनजे का पार्ट है, तो सीधे सीधे उसने बोल दिया 5% रेट से टैक्सेबल है। लेकिन सर आगे कहता है अगर आउट ऑफ एनजे है ना, तो फिर सीधे 5% टैक्सेबल हो जाएगा, अगर एनजे में तो सीधे सीधे 30% से टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आउटसाइड एनजे है तो 5% से हो जाएगा। फिर कहता है अगर मिस्टर बिस्ट को ना एफटीएस मिल जाता है, तो अगर एफटीएस मिलता है तो 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। इसने एक छोटा सा आंसर इनकम्प्लीट रखा है। इसने ऐसा नहीं बताया कि अगर मिस्टर बिस्ट अगर नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में है और उसको एफटीएस मिल रहा है तो फिर वो 30% टैक्सेबल हो जाएगा। सर ऐसा उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, ना ही ऐसा लिखा कि हमारा आंसर डिफर भी नहीं करने वाला। Our answer will not differ in case of FTS if he is a resident of notified jurisdictional area। ऐसा कोई भी उसने रेफरेंस तक नहीं दिया हुआ। अगर आप पेपर में सॉल्व करोगे तो आप उस लाइन को एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिख के आओगे, आप उसको नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज अगर एग्जामिनर के पास वो आंसर में निकल गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पुराना क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए, क्या कह रहा है। Vioni, a Indian company incorporated in Japan, is engaged in development of infrastructure and providing consultancy in the same field। इंफ्रा डेवलपमेंट में काम करे और कंसल्टेंसी का भी काम करे। ड्यूरिंग द ईयर इट्स शेयर होल्डर्स मेट इन इंडिया 3 times।
शेयर होल्डर्स मीट कर रहे हैं सर, शेयर होल्डर की मीटिंग मैटर करती है कभी पोएम डिटर्मिनेशन में? ना ना, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मैटर करती है। The first two meetings were held to discuss the modifications of right attached to the various parts of the shareholder, and third meeting were held to discuss the sales of the companies, ठीक है, सेल ऑफ द कंपनी एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। एक बात बताओ, फर्क पड़ता है क्या? शेयर होल्डर्स की मीटिंग से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय मियामी इंक, जापानीज बेस्ड कंपनी, 54,000 करोड़ के 54,000 का डिविडेंड मिला। मियामी होल्ड 70% ऑफ द एसेट्स इन इंडिया। सर क्या बोल रहा है, सुनना केस, क्या बात कर रहा है? इंडियन एसेट्स है ना, मियामी को डिविडेंड मिला। इंडियन एसेट्स में, सॉरी मियामी है ना, इसकी बैलेंस शीट में ना 70% तो सिर्फ इंडियन एसेट्स ही हैं। सर इसने डिविडेंड दिया, यानी अगर कोई फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, फॉरेन कंपनी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया, अगर वो डिविडेंड दे रही है तो क्या ये डिविडेंड टैक्सेबल होगा? ना बाबू, ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। बायोनी इंक का हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी, यानी हम मानेंगे सीधे सीधे पोयम आउटसाइड इंडिया, यानी ये टैक्सेबल नहीं है इंडिया में। फिर कह रहा है एफटीएस रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर रिसीव्ड कितना है? रिसीव्ड सर ग्रॉस है, इतनी ग्रॉस इतना मिला हुआ, ठीक है, ग्रॉस कह दिया उसने। एंड यूटिलाइज सच एफटीएस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय नेपाल। सर नेपाल में करो, फर्क नहीं पड़ता सर, गवर्नमेंट से मिला हुआ है ना, तो गवर्नमेंट का पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, सीधे सीधे 5,04,54,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें 20% से टैक्स लगने वाला है, इसको ग्रॉस बोल दिया इसने, इसलिए मैंने किया। अगर रिसीव्ड सिर्फ यूज करता तो मैं इसको ग्रॉस अप करता बाद में। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर ओ, यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी ऑन मनी बोरोड बाय मिस्टर ओ, 15,400 रुपए। एक बात बताओ सर, मनी बोरोड इन आईएफएससी 1/9/2019 के बाद से जो भी मनी बोरो करते हैं आईएफएससी में वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा यहाँ पे। 26/8/2023 को वायोनी सोल्ड इक्विटी शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इट इन एन इंडियन कंपनी फॉर ₹89 में बेचा। कितने? 5,000 शेयर्स बेचे। These shares were brought by Vioni on 18 जून 2011 को, 2011 में खरीदे थे सर, 11 में, यानी सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। कितने में? 64 रुपीज में खरीदे थे सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 64 हो गई। बूथ परचेज एंड सेल्स वर अफेक्टेड टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ओह माय गॉड, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से किया, यानी सर इसमें अपने को ग्रैंडफादरिंग 31 जनवरी 2018 की वैल्यू का मिलेगा। सर बेनिफिट कितना मिलेगा? कॉस्ट 64 हो गई सर। हमारी सेल वैल्यू कितनी है? 89। और हमारी एफएमवी कितनी है? एफएमवी कितनी है? एफएमवी कितनी है? 70 है सर। लोअर को कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ, यानी कॉस्ट कितनी मिल जाएगी? 70 इंटू 50,000 अगर मैं निकालता हूँ तो 19 इंटू 5,000, यानी 95,000 रुपीज का 95,000 रुपीज का कैपिटल गेन मेरे हाथ में लग जाएगा, वायोनी के हाथ। यू आर रिक्वायर्ड टू असेस द टोटल इनकम ऑफ द बायोनी। टोटल इनकम क्या ही निकलेगी, ये तो इग्नोर है। सिर्फ सीधे 5,54,000 लोगे और 95,000 लोग इसमें, 4,54,000, यानी 5,49,000 रुपीज की टोटल इनकम है। एक बार निकालो, देखो आंसर क्या कह रहा है। 5,49,000 कैसे गलत हो जाएगा यार? कैसे गलत हो जाएगा? कंसेप्ट इज अबव एवरीथिंग, मैं बताता हूँ क्वेश्चन आंसर कोई बड़ी बात नहीं है अगर कंसेप्ट आपको बनते हैं। जो मैंने करवा रखा है ना, सेम वही इसने करवा रखा है। ये नील कर दिया, ये 545 और 454 और इसके बाद ये भी नील, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ। Red Limited, a non-resident foreign company, has entered into collaboration with India approved by the government with Blue Limited, Indian company, for receipt of the payment during the year. ठीक है, एफटीएस या रॉयल्टी कुछ तो भी 115 ए वाला है, कुछ तो भी कह दिया उसने। गवर्नमेंट है, पी नहीं है उसका, उसके अलावा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, यानी कायदे से 20% से टैक्सेबल होना चाहिए। सर क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹40 लाख इशूड बाय ब्लू लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 1 2023 से लेके, इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिजाइन। सर इंटरेस्ट 31 मार्च को दिया जाता है। एक बात बताओ मेरे, टेक्निकल नो हाउ के बदले तुम डिवेंचर्स इशू कर रहे हो। टेक्निकल नो हाउ का पेमेंट कर देते, टेक्निकल नो हाउ का पेमेंट कर देते डायरेक्टली तो 20% से टैक्सेबिलिटी आ जाती। टेक्निकल नो हाउ का पेमेंट कर देते तो सीधे 20% टैक्सेबिलिटी आ जाती। लेकिन तुमने टेक्निकल नो हाउ का पेमेंट नहीं किया, तुमने डिबेंचर्स इशू कर दिए। सर डिबेंचर्स इशू करने के बाद क्या हो रहा है? डिबेंचर्स पे जो भी पेमेंट करोगे 20% से टैक्सेबल होगा 115 में। लेकिन जो इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट किस रेट से टैक्सेबल होगा? 8% का। एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। 40 लाख का इंटरेस्ट है, इंटू 8% लगेगा सर। 1 जुलाई से लग रहा है, यानी सर 9 मंथ्स के लिए आउट ऑफ 12 मंथ्स कितना इंटरेस्ट हो रहा है? 2,40,000 का इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी आ रही है। और सर जितना भी मेरा एफटीएस है ये तो 20% से जाएगा ही जाएगा।
इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? क्या 115 में कोई इसका जिक्र है? चीख चीख के मेरा गला दर्द कर गया बोलते बोलते कि अगर फॉरेन करेंसी में लोन नहीं दिया ना, तो उसका इंटरेस्ट कभी भी कंसेशनल टैक्स रेट से टैक्सेबल नहीं होता। दिस विल बी टैक्सेबल एट 40%। ये जो 2,40,000 का इंटरेस्ट है ना, 40% से टैक्सेबल होगा। कई बात आपको समझ में आई? ठीक है सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें, डिबेंचर्स की तो उसने बात ही नहीं की, डिबेंचर्स के पेमेंट की कोई बात नहीं की इसने। सर्विस चार्जेस 2.5% ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाज लीज सर पेबल। सर ये जो सर्विस चार्ज है रॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूट कर जाता है 500 लाख का 2.5%, यानी सर 12.5 लाख रुपीस का सीधे सीधे 20% से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द अबव इनकम, रेड के पास ना सर अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 1.5 लाख ऑन द सेल ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ द ग्रीन लिमिटेड इंडियन कंपनी सब्सक्राइब्ड इन यूएस। एक बात तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,90,000 रुपीज का। एक नॉन रेसिडेंट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से टैक्सेबल हो जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन के कोई रेट नहीं दे रखे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में। कैपिटल गेन का कोई टैक्सेशन रेट नहीं दे रखा एनआरआई टैक्सेशन में। अगर डिबेंचर से सीधे सीधे आप किस में जाओगे? आप जाओगे वापस कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, इससे 20% टैक्स रेट लगाओगे आप। सीधे सीधे 20% टैक्स रेट लगाओगे, इससे ज्यादा आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाने वाले इसमें। समझ में आया क्वेश्चन? सीधे सीधे जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, इसको 40 लाख ले लिया इसने। रॉयल्टी है 12.5 लाख रुपए, जैसे मैंने लिया वैसे लिया। कैपिटल गेन कितना? 1,90,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 240 का सीधे सीधे निकाला। टैक्स की तो बात ही नहीं की इसने, सिर्फ टैक्सेबल इनकम की बात की सर, टैक्स की तो बात ही नहीं की। सर इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर नहीं देखा हुआ होगा तो भूलोगे, गलतियां करोगे। और कभी अगर डाउट आता है कि यहाँ पे सर 40% से क्यों टैक्सेबल आएगा, मैं बोलूंगा वापस इस वीडियो का 1 घंटा 51 मिनट वाला पार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। आई गेस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है। जैसे ही हम इसको खत्म करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के। क्या कह रहा है सुनना। Trax Limited, a company incorporated in country T, has the following income during the year. इंडिया से इनकम है। कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी एंड अज्यूम पोयम इंडिया के बाहर ही है, यानी सर नॉन रेसिडेंट कंपनी है। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,85,000 अर्न ऑन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 30 लाख रुपीज इशूड ऑन 1 अगस्त 2023 इन कंसिडरेशन ऑफ द टेक्निकल नो हाउ। सर जो भी टेक्निकल नो हाउ है सर, इसके बदले पैसे मिले हैं। यानी सर जो 30 लाख रुपए ना, सीधे सीधे एफटीएस की इनकम हो जाएगी। किससे रेट से टैक्सेबल हो जाएगी? सीधे सीधे 20% टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट की इनकम मैंने अभी फिर से आपको बताया सर, इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी लोन पे नहीं है तो सीधे सीधे 40% टैक्सेबल हो जाएगा। डिबेंचर्स अर्न्ड ऑन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, सर जीडीआर के ऊपर कितना रेट से लगता है? सर सीधे सीधे हमने पढ़ रखा है 10% से लगता है। जीडीआर से पे सीधे से 10% से टैक्स रेट लगता है। जीडीआर पे 10% लगा दूंगा मैं। कौन सा 115 एसी इस बारे में बात करता है? डिविडेंड कौन सा? सर इंडियन कंपनी से मिला 15,50,000 रुपए का, सीधे सीधे 20% से टैक्सेबल 115 ए। सर इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी अमाउंटिंग टू रिसीव्ड, ओ माय गॉड, लेकिन ये ब्रैकेट में से दे दिया नेट ऑफ टीडीएस है, ब्रैकेट में दे दिया नेट ऑफ टीडीएस है, यानी सर इसको मैं क्रॉस अप करने वाला हूँ। कितना होगा? सर रॉयल्टी की इनकम कितनी हो रही है? 1586420। कैसे निकाला? कैसे निकाला? 1586452 कैसे निकाला मैंने? 1256470 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20.8। सर क्रॉस अप करना है ना? क्रॉस अप करना है ना? ठीक है। बिजनेस इनकम यूनिट एस्टैब्लिश इन दिल्ली, सीधे सीधे 40% से टैक्सेबल हो जाएगी। 850 की इनकम भी। रॉयल्टी की इनकम 20% से, बिजनेस इनकम 40% से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,32,000 ऑन द ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स में एक छोटी सी बात थी सर। अनलिस्टेड शेयर्स में ना एक फॉरेन कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है। फॉरेन कंपनी के पास ऑप्शन रहता है, मैंने कैपिटल गेन में आपको लिखवाया हुआ है ये चीज। कभी भी अगर फॉरेन कंपनी ना अनलिस्टेड शेयर सेल करती है ना, तो उसके अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी सेल करती है, उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो विदाउट इंडेक्सेशन 20% से 10% से टैक्स भर दे, या तो विथ इंडेक्सेशन 20% से भर दे।
यहाँ पे बोला गया कि विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट ना उसके पास कितना आ रहा है, 1,32,000 आ रहा है। इसका 20% कितना निकलेगा, 1,32 का 20% निकालूं तो 26,400 निकल रहा है। और सर विदाउट इंडेक्सेशन कितना हो रहा है सर, 232, इसका 10% निकल रहा है, यानी सर 23,000 निकल रहा है। सर विद इन ये विदाउट इंडेक्सेशन ले लेगा ना सीधे सीधे 232 की इनकम इंटू 10%। अब मेरे को एक बार आंसर चेक करवाना है, आपको आंसर चेक करवाना है। 40% वाले कितने टैक्सेबल होंगे, एक तो ये 850 और एक ही हो जाएगा अपना 285। 850 फिर टैक्स रेट पे आ जाओ। 850 40% लगा रहे हैं हम, ये लगा दिया हमने 850 पे 40%। आगे क्या कर रहा है, एफटीएस पे 20% लगा रहा है, 30 लाख पे 20%। रॉयल्टी पे कितना लगा रहा है, 20%। 1586 254 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो फायदे वाला होगा वो लगा लेंगे, 232 पे इसने भी लगाया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे 40% लगाया, क्योंकि सर कोई भी इंडियन करेंसी में नहीं आया सर, 40% लगाया 285 पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डिविडेंड पे सर 10% लगाया 115 एसी में। लास्ट पॉइंट, डिविडेंड पे 20% लगाया 1550 पे। जैसे ही आपने टोटल निकाला, एजुकेशन से ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि सर टोटल इनकम 1 करोड़ से कम की है, इसलिए कोई सरचार्ज का भी इम्प्लीकेशन नहीं है। विद दैट वेरी प्राउडली आई कैन से ना कि 2 घंटे से कम में सारे के सारे एनआर टैक्सेशन के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आई होप आप इससे फुल बेनिफिट लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहां पर मैं खुद सारे क्वेश्चन देखता हूँ। डाउट हो तो पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। ठीक है, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, सेम एनर्जी के साथ, सेम एंथुसियाज्म के साथ, सेम स्पिरिट, सेम पावर के साथ हम अगले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स बहुत बखूबी कंप्लीट कर लेंगे। सी यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय स्टडिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। बाय बाय।